A very good evening to all. So let us start our subject, mental health nursing. तो साइकेट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड सीधे क्वेश्चंस भी होते हैं और थोड़े बहुत ट्विस्टेड होते हैं, बट साइकेट्री कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट इजी टू सॉल्व होता है अगर आप अंडरस्टैंड करते हो इस सब्जेक्ट को। तो बहुत ही माइनर से चीजों में डिफरेंस होता है और उसकी वजह से कभी कभी मार्क्स लूज हो जाता है, बट ओवरऑल सेक्रेटरी के अंदर मार्क्स स्कोर करना इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. सो लेट अस प्रोसीड विथ आवर टॉपिक. So our first topic is personality. So personality is sum of all traits that differentiate one individual from another. मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि पर्सनालिटी जो है वो हर एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी. टोटल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू विच इनर इंटरेस्ट आर एक्सप्रेस. पर्सन का इनर इंटरेस्ट क्या है, उसके इनर इंस्टिंक्ट्स क्या है, ओके, किस तरह से उसकी थिंकिंग है, किस तरह से उसका बिहेवियर पैटर्न है, क्या उसके एक्शन होंगे, हर चीज पर्सनालिटी डिफाइन करता है. तो ये सम टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स है. ओके, सम टोटल ऑफ इट्स ऑफ द पर्सन्स बिहेवियर, सम टोटल ऑफ पर्सन्स एक्शन, सम टोटल ऑफ पर्सन्स थिंकिंग पैटर्न, ऑल दिस थिंग्स, सम टोटल ऑफ पर्सन्स एबिलिटी टू परसीव अ थिंग. ये सारी चीजें मिलके पर्सनालिटी बनती है. द इंडिविजुअल्स यूनिक एंड डिस्टिंक्ट वे ऑफ बिहेवियरिंग एंड रिलेटिंग विद अदर्स. तो किस तरह से वो बिहेव कर रहा है एज वेल एज किस तरह से वो दूसरों के साथ रिलेट कर रहा है, किस तरह से वो दूसरों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, हर एक चीज का सम टोटल है पर्सनालिटी. Now the factors involved in personality development. तो कौन से फैक्टर्स है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियर डेवलप्स एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, सो बिहेवियर एक्सपीरियंस से आता है. ठीक है, कौन से सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना, वो दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस. की ये सिचुएशन में ये थी तो नेक्स्ट टाइम जब होता है तो वी आर चेंजिंग द बिहेवियर pattern. Then these past experiences are organized in psyche on 3 different levels in the essence of conscious, subconscious and unconscious. तो ये तीन जो है वो तीन टाइप के एक्सपीरियंस रहते हैं. The first is conscious, second is subconscious and third is unconscious. So what is conscious? Conscious in that core composed of past experiences that are easily recalled. Conscious के अंदर होता है कि हम हमारे past experience को easily recall कर पाते हैं. Okay, that creates little trauma if any emotional discomfort and tend to be somewhat pleasant. या तो वो pleasant हो तो भी हम recall कर सकते हैं, या तो वो unpleasant या discomfortful हो तो भी, डिस्कंफर्टेबल हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हो. तो दैट इज अबाउट कॉन्शियस. कॉन्शियस मतलब इजी टू रिकॉल, आप इजीली याद कर सकते हो उस एक्सपीरियंस को. सेकंड है सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस दैट हैज बीन डेलिबरेटली पुश्ड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस बट कैन बी रिकॉल्ड विद सम एफर्ट्स. मतलब यहाँ पे आपको एकदम से याद नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, थोड़ा आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा ज्यादा, तब जाके आपको वो चीज याद आएगी. सो दैट इज कॉल्ड एज सबकॉन्शियस. मतलब अभी आप कंप्लीटली भूले भी नहीं हो और कंप्लीटली आपको याद भी नहीं है. Okay, so that is called as subconscious. Then comes the unconscious. Unconscious is the one in which contains the largest body of material and cannot bring awareness into awareness since it is usually unacceptable and painful to individual. तो कभी कभी चीजें बिल्कुल ही दिमाग से चली जाती है. ओके, बिल्कुल वाइप ऑफ हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमारा खुद का जो हम बोलते हैं कि हमारा बचपन. ओके, तो दैट इज व्हाट, हमें कुछ याद नहीं है. ओके, व्हेन वी वर एट द एज ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, हमको याद नहीं है व्हाट हैज हैपेंड विद अस. ओके, सो दैट इज अनकॉन्शियस. वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस माइंड में जा चुका है. बट दैट डजंट मीन कि वी हैवंट लर्न एनीथिंग. हमने चलना सीखा, बोलना सीखा. ओके, पिंसर ग्रास रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स, ये सब क्या है, ये सारी चीजें हमारी एक्सपीरियंस से आई है. ओके, मोटर डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में आपने वो उसको ट्राई किया, उसके बाद में आप सीखे. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर एंड देन अगेन हाउ यू हैव लर्न दैट हैज बिकम अनकॉन्शियस. ओके, वो चीज वहां से चली गई है बट आपने सीखा है, वो याद है, कैसे सीखा है वो याद नहीं है. सो दैट इज अनकॉन्शियस. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस mind. Then comes the Sigmund Freud की theory. So Sigmund Freud has given the personality into 3 parts: id, ego and superego. Id is contains the instincts, impulses and urges, is totally self-centered and consciousness. So this is focusing on instant gratification. Okay, instant gratification के ऊपर फोकस करता है id. This contains impulses and urges. ठीक है, ये complete self-centered है, completely thinking about
self and it is conscious. Then ego is the conscious self, अगेन ये भी conscious है, बट यहाँ पे कैसा है, रियलिटी को देख के उसके बाद में डिमांड्स प्लेस होते हैं, ठीक है. द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज शोन टू एनवायरमेंट और अकॉर्डिंगली द पर्सनैलिटी इज बीन शोन अप, ठीक है. इसके अंदर आजू बाजू एनवायरमेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है ईड के अंदर, बट ईगो के अंदर कंप्लीटली इट इज डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट एज वेल एज इट इज डिपेंडिंग ऑन द रियलिटी. तो ये तो आपके की वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर रिमेम्बरिंग ego. Then super ego is what controls, inhibits and regulates impulses and instructs, whose uncontrolled expression would endanger the emotional well-being of the individual and stability of society. मतलब यहाँ पे the person will think about the consequences, okay, repercussions, उसके बारे में वो सोचेगा कि ये चीज अगर हमने की तो इसका इम्पैक्ट पर्सन की खुद की स्टेबिलिटी पे एज वेल एज सोसाइटी पे क्या आएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज सुपर ईगो. ईगो से भी एक स्टेज ऊपर. ईगो के अंदर रियलिटी पे फोकस करता है, सुपर ईगो के अंदर स्टेबिलिटी या तो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में सुपर ईगो डील करता है. ईड का ये सबसे कोई लेना देना नहीं है. ईड इज रिलेटेड फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन. Okay, so that is the basic difference between id, ego and super ego. Then our next topic is anxiety and behavior. Very important topic. Anxiety से बहुत सारे question आ जाते हैं. Anxiety is a state of apprehension, tension or uneasiness. So apprehension is basically a sense of discomfort. Okay, तो apprehension या फिर टेंशन क्रिएट हो रहा है या अनइजीनेस हो रही है. देयर इज अ सेंस ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी, ओके, और देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, देयर इज अ सेंस ऑफ टेंशन, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट easy, okay, which is an uneasiness kind of feeling. It is an internal phenomenon aroused by the impulses and this occurs within the person. ठीक है, पर्सन की खुद के अंदर हो रहा है ये. दैट इज एन इंटरनल फेनोमेनन occurs when ego is threatened. कौन थ्रेटन हो रहा है? ईगो. मतलब जो हमारा रियलिटी पे एक्ट करने वाला जो फंडा है वो चीज यहाँ पे थ्रेटन हो रही है. ओके, जो हमारा ईगो है, जो हम रियलिटी को कॉन्सिक्वेंसेस को देख के चलते हैं, रियलिटी और एनवायरमेंट को देख के हम रिएक्ट करते हैं, वो जो हमारा पार्ट है पर्सनालिटी का, दैट पार्ट इज गेटिंग थ्रेटेंड. ठीक है, उसके अंदर देयर इज अ डर. ओके, डर आ रहा है, फियर आ रहा है, तो दैट इज एंग्जाइटी. तब जाके जो स्टेट क्रिएट होता है उसे हम एंग्जाइटी बोलते हैं. मे अराइज फ्रॉम अननोन, नोन और रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेस. तो हम कुछ चीजें आपको पता होगी, इस वजह से एंग्जाइटी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम आ रही है, ओके, तो एग्जाम की डेट नियर है, सो दैट इज नोन टू यू. इस वजह से टेंशन आ रहा है, सो दैट इज एन एंग्जाइटी. पेपर लिखने जाओगे डेफिनेटली थोड़ा बहुत टेंशन एंग्जाइटी रहेगा, सो दैट इज नोन टू यू. पेपर कैसा आएगा ये नहीं पता है, उस वजह से एंग्जाइटी हो रही है, सो दैट इज एन अननोन सोर्स. ओके, बट पेपर है ये पता है आपको, कैसा आएगा ये नहीं पता, तो दैट इज अ नोन एंड अननोन सोर्स. उस वजह से क्या हो रहा है, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है. देन कम्स द लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी. सबसे पहला लेवल है अलर्टनेस लेवल. ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम that prepares the body for danger by regulating internal process. मतलब ये सिचुएशन के अंदर your body is getting alert. ओके, खुद अपना जो बॉडी है वो क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर इम्पल्सेस क्रिएट करता है, सिग्नल क्रिएट करता है, जिससे हमारा बॉडी आने वाले डेंजर के लिए प्रिपेयर होता है. ओके, सो दैट इज एन अलर्ट लेवल. सेकेंड इज एप्रीहेंशन लेवल. एप्रीहेंशन लेवल के अंदर सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट होना चालू हो जाता है. रिस्पॉन्स टू एंटिसिपेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेंजर दैट प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड क्रिएट्स सम कॉन्शियस अवेयरनेस अबाउट डिस्कम्फर्ट. सो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इज स्टार्टेड एंड हियर द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू स्टार्ट विच विल बी फॉर अ शॉर्ट टर्म. ओके, शॉर्ट टर्म डेंजर के लिए दैट प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस. आप आगे कैसे रिस्पॉन्स करने वाले हो, पहले तो हमने अलर्ट कर दिया कि ठीक है ये चीज मेरे साथ खराब होने वाली है, इस चीज को आगे किस तरह से हमें रिएक्ट करना है. ओके, दैट इज अ एप्रीहेंशन लेवल एंड आल्सो इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट. देन कम्स फ्री फ्लोटिंग लेवल. फ्री फ्लोटिंग लेवल के अंदर रिस्पॉन्स टू जनरलाइज्ड एंजाइटी दैट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम एंड प्रोड्यूसेस एन एक्यूट फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट. अब यहाँ पे जो डिस्कम्फर्ट है बॉडी के अंदर, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर गेटिंग टू इट्स पीक. अब धीरे धीरे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, पसीना आना, हार्ट बीट्स बढ़ जाना, ओके, चेस्ट टाइटनिंग होना, किसी किसी को डायरिया हो जाता है, ओके, किसी किसी को हेडेक होता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर नाउ स्टार्टेड टू बिकम एट इट, टू रीच एट इट्स पीक. सो दैट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लोटिंग लेवल. देन कम्स द पैनिक लेवल.
सो पैनिक लेवल के अंदर टोटल रिस्पॉन्स टू एंजाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड अनरियलिस्टिक बिहेवियर दैट लेसन्स द परसेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम अवेयरनेस। मतलब यहाँ पे द पर्सन इज कंप्लीटली एट अ स्टेट ऑफ पैनिक, ठीक है, उसको नहीं पता चल रही है आगे पीछे क्या हो रहा है उसके एनवायरनमेंट, और उससे देयर इज अ परसेप्शन जो है उसका वो क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। सो द परसेप्शन हैज बिकम लेसन to protect from the environment. Who is getting protected here? Ego is getting protected. Why? Because this ego is getting threatened. Okay, now the ego is getting threatened, and that is why the response which is occurring, that is called as anxiety. उसी को हम एंजाइटी बोलते हैं। तो लास्ट लेवल में क्या होगा, हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए जो परसेप्शन होगा एनवायरनमेंट का और पर्सन का वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट परसेप्शन विल गेट डिक्रीज, सो दैट कम्स द पैनिक लेवल, वहां पे पैनिक लेवल आएगा। Then what are the behavioral defenses against anxiety? तो किस तरह से your behavior is going to react against anxiety, or what kind of behavior you are going to exhibit if you are having anxiety. So that is divided into two parts: conscious behavior and unconscious behavior. So conscious behavior, these are the first line defenses against anxiety used by all people in times of stress. So defense mechanism हम सब use करते हैं, okay, each and every person is using defense mechanisms consciously or unconsciously. तो जो consciously आप knowingly defense mechanism use कर रहे हो, okay, आपको पता है actual situation क्या है, फिर भी you are trying to defend it, आप उसको defend करना try कर रहे हो, that is called as conscious behavioral defense. Then comprise the individual's deliberate effort to maintain control and reduce tension and limit एंजाइटी। इस वजह से क्या होगा, दे विल द पर्सन विल बी एबल टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द टेंशन, उसका जो बॉडी का स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, एंड एंजाइटी विल बी लिमिटेड। Then unconscious, this include the second, third and fourth line of defenses against anxiety, may be used by all peoples in stressful situation, but if used constantly इंडिकेट दैट इंडिविजुअल इज इमोशनली इल। ठीक है, कोई भी सिचुएशन के अंदर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही नहीं है, ओके, उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियसली दिए जाना, सो उस टाइम पे पता चलता है दैट इज दिस इंडिविजुअल इज इमोशनली फ्रेजाइल, दिस इंडिविजुअल इज इमोशनली इल, एंड नाउ दिस अनकॉन्शियस जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट हैज बिकम इन हिज रूटीन, ठीक है, उसका हैबिट बन गया है वो, सो दैट इज कॉल्ड एज अनकॉन्शियस डिफेंसेस, बिहेवियरल डिफेंसेस अगेंस्ट एंजाइटी। अब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जो डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज करने की बात कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द पर्सनालिटी। ठीक है, हम प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, ओके, फॉर एग्जांपल कुछ हुआ तो इधर वी आर गोइंग टू डिनाई दैट कि ये हमने किया ही नहीं है, और एल्स हम क्या करेंगे, हम उसको डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ आगे कहेंगे या तो फिर कुछ एक्ट करेंगे जिससे अगर जो चीज गलत हुई है वो चीज को हम इम्प्रोवाइज कर सके, कभी कभी हम कंपनसेट कर सकें, कभी कभी हम वो चीज को भूल जाना चाहते तो हम भूल जाएं। तो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम है, तो एग्जाम के अंदर आप कुछ लोग हार्ड लक की वजह से नहीं हो पाए क्लियर, सो व्हाट एक्सक्यूजेस विल दे मेक, सो द कंडीशंस माइट बी के जॉब थी इसलिए नहीं हो पाया, शिफ्ट थी, कोविड था, एग्जाम की जो डेट है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में पता चला, प्रिपरेशंस का टाइम नहीं मिला, ओके, मुझे कोविड हो गया था, तो ये सब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म्स है। सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, सो दैट इज कॉल्ड एज डिफेंस मैकेनिज्म। Although all individuals may in times of severe emotional stress use many of the behavior defenses, in the repetitive use of these behavior, identifiable patterns of response begin to form when individuals respond to most situations they encounter with the सेम टाइप ऑफ बिहेवियर। तो जो पैटर्न होगा सेम टाइप का सिचुएशन के अंदर जो बिहेवियर पैटर्न होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। Commonly used defense mechanism are, first is identification, that means the individual internalizes the characteristics of an ideal person, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग कोई पर्सन इज आइडियल, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, खुद को बनाने का ट्राई करेगा, खुद के अंदर ऐसे सारे चेंजेस लाना ट्राई करेगा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। देन कम्स सब्स्टिट्यूशन, द इंडिविजुअल रिप्लेसेस वन गोल ओवर अनदर, यानी सब्स्टिट्यूशन में वो क्या कर रहा है, एक गोल को दूसरे गोल से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बदल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो कि कोई पर्सन है, ओके, वो नहीं कर रहा है एक जगह काम अच्छा, तो क्या करेगा, वो अपनी लाइन बदल के
दूसरी कोई लाइन में चला जाएगा, क्योंकि उससे ये काम अच्छे से तरीके से नहीं हो रहा। तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन गो एंड परफॉर्म द अनदर थिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। एक खुद के गोल को उसने कंप्लीटली चेंज करके दूसरे गोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन। कंपनसेशन, the individual makes up for perceived lack in one area by emphasizing the capabilities in another। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि a person अपनी जो एक जहाँ पे उसकी लैकिंग है, वो एरिया जहाँ पे वो कमजोर है, जहाँ पे वो वीक है, ओके लैकिंग है, उसको वो अपने दूसरे एरिया जो कम जिसमें उसकी कैपेबिलिटी है उसके अंदर चेंज करेगा। एग्जाम्पल है इसका कि a student who fails in his studies may compensate it by becoming champion in the athletics। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन है जो स्टडी में सही नहीं है, वो क्या करेगा, अपने आप को स्पोर्ट्स में डाल देगा, ओके और इसमें बेस्ट परफॉर्म करेगा कि चलो ये मेरी वीकनेस है तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो अपनी वीकनेस को वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ में कंपनसेट करेगा, सब्सटीट्यूट नहीं करेगा। ओके, कंपनसेट नॉट सब्सटीट्यूटेड। ओके, सो देयर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सब्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा का पूरा गोल चेंज करता है, यहाँ पे गोल नहीं चेंज कर रहा है, एक की जगह दूसरे को रख रहा है वो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन। देन नेक्स्ट इज sublimation। Sublimation is a socially accepted behavior that is substituted for an acceptable instinct that is used when the expression of these instincts would prove to a threat to the self। For example, कि अगर जो aggressiveness might be transformed into competitiveness, तो सब्लिमेशन के अंदर क्या हो रहा है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, हमको कोई बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन उसको अंदर से ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है, ईगो के ऊपर थ्रेटन आया है उसको, थ्रेट टू सेल्फ, तो वो क्या करेगा, खुद के बचाव के लिए वो बिहेवियर करेगा जो सोशली एक्सेप्टेबल है, सो दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब हमें सबको पता है, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है, समाधान करना कोई चीज का, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज। रेसिप्रोकल, give and take necessary in many relationships to salvage some part of the situation or the goal। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रेसिप्रोकलिटी करनी पड़ेगी, मतलब बार्गेनिंग करना पड़ेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग हमें करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज। ओके, जिसके अंदर दोनों पार्टीज को इक्वली दोनों की डिमांड्स फुलफिल हो, सो दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज। Then rationalization, rationalization का मतलब क्या है, the individual makes acceptable excuses for behavior and feelings, attempt to explain behavior by logical reasoning। ये जो मैं एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर क्लियर नहीं होता है तो हम क्या XYZ जो भी बहाने निकालने वाले हैं हम, वो हमारा रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगर आगे आप निकालने वाले हो ये बहाने तो प्लीज स्वस्तम को याद कर लेना कि आपको पता चल गया है कि वो रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हो। देन कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉन्शियसली चेंज इनटू फिजिकल सिम्टम। आपकी इमोशनल आपको इमोशनली यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम एंड दैट इज गेटिंग चेंज्ड इनटू फिजिकल सिम्टम के अंदर चेंज हो रहा है वो। ओके, फिजिकल सिम्टम के अंदर वो चेंज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन। दैट इनटू एक्सप्रेस ओपनली एंड विदाउट एंजाइटी। और ये क्या है, ये हम एंजाइटी के बिना, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज फियरिंग टू गिव एग्जाम, एग्जाम के लिए फियर हो रहा है, नहीं देने जाना एग्जाम, तो वो क्या बहाना निकालेंगे, तबीयत ठीक नहीं है। ओके, सो दैट इज कन्वर्जन। इमोशनल फीलिंग्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स। इफ यू आर इमोशनली डिप्रेस्ड, अगर आप डिप्रेस हो तो क्या होगा, आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट होने चालू हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया इज अ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, वो आपको इमोशनली प्रॉब्लम की वजह से होगा, सो दैट इज अ कन्वर्जन। देन कम्स द डिनायल। ये डिनायल इज वेरी इजी। डिनायल के अंदर क्या है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इज ब्लॉक्ड फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड एंड द इंडिविजुअल रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज इट्स एक्सिस्टेंस। मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करता। ओके, इंडिविजुअल इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग दैट समथिंग बैड हैज happened, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, so that is called as denial। Then displacement, emotions related to an emotionally changed situation or objects shifted relatively to a safe situations or an object। तो displacement में क्या हो रहा है, the thing which is changing, emotional situation change हो रहा है किसके ऊपर, सेफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। माने एक सपोज जैसे झगड़ा हुआ है जॉब के अंदर बॉस का और एम्प्लॉय का, तो दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू
घर पे आके वो घर पे उसकी वाइफ से झगड़ा करेगा या उसके पेट को मारेगा या उसके बच्चों के ऊपर इफ द पर्सन इज अपना गुस्सा निकाल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एक जगह का फीलिंग दूसरे जगह पे उतारना हुआ रिलेटिवली सेफ। बॉयज का आगे बोलेंगे तो क्या होगा, अनसेफ है वो सिचुएशन, जॉब चली जाएगी। तो वो क्या करेगा, जो लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई चीजें उठा के उसने फेंक दी, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। मूड अच्छा नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर अपनी वो चीजें उठा के फेंक रहा है या वहां झगड़ रहा है, सो दैट कम्स अंडर डिस्प्लेसमेंट, एक की फीलिंग दूसरी जगह निकालना। देन फैंटेसी, conscious distortion of unconscious wishes and needs to obtain gratification। मतलब यहाँ पे they are thinking that those things which are impossible for them to obtain, मतलब जो चीजें पॉसिबल नहीं है ऑब्टेन करने के लिए, उनके लिए वो लोग क्या करेंगे, उसके बारे में इमेजिनेशन करके they will get the gratification and satisfaction। ओके, ग्रेटिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन वो लोग इमेजिन करके ही उसे फील कर लेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज फैंटेसी। देन प्रोजेक्शन, projection is unconscious denial of acceptable unconscious denial of unacceptable feelings and emotions in oneself while attributing turn to another। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, they are unconsciously denying it, okay, unconsciously denying and unconsciously blaming others for one's difficulties। खुद के डिफिकल्टी के लिए वो लोग दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, that is called as projection। Then reaction formation, the individual unconsciously reverses unacceptable feeling and behaves in the exact opposite manner। ये यहाँ पे कीवर्ड है exact opposite manner, माने उसको जिस जो exactly जो फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल अ ब्रदर हेट्स द अदर ब्रदर, ठीक है, एक भाई दूसरे भाई को हेट करता है, बट जब ये भाई उसके सामने आएगा तो क्या करेगा, ये इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फॉर्मेशन। दूसरों के सामने उनकी तारीफ करना जबकि वो एग्जैक्ट फीलिंग कुछ और अलग ही है, सो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिग्रेशन, रिटर्न टू अर्लियर स्टेज ऑफ बिहेवियर व्हेन स्ट्रेस क्रिएट प्रॉब्लम्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपने जो अर्ली एजेस में चले जाते हैं, ओके, दे आर रिग्रेसिंग टू द अर्ली एजेस, माने टेंट्रम्स करते हैं, ओके, जैसे छोटे थे वैसे बिहेव करते हैं, जो एज वो है उससे डिक्रीज हो जाती है उनकी इमोशनल एज, और वैसे एज वाइज वो लोग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, इमेच्योर सा बिहेव करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। Then repression, involuntary exclusion from consciousness of those ideas, feelings and situation that are creating conflict and causing discomfort। यानी repression में क्या होता है कि they are involuntarily excluding the ideas, यानी वो जो feelings है वो उनके दिमाग से बाहर चली जाती है, वो लोग नहीं चाहते ये करना बट ऐसा हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉरगेटिंग अ लव्ड वंस बर्थडे आफ्टर अ फाइट, ठीक है, अगर झगड़ा हुआ है तो उनका फिर बर्थडे क्या हो जाता है, दिमाग से स्किप हो जाता है, या तो कोई ऐसी चीज जो आपके लिए जो चीज इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट कर गई है उस रिलेटेड चीजों के बारे में आपको ध्यान रहना, उस रिलेटेड चीज, उस चीजों के रिलेटेड आपको भूल जाते हो, उसके जो बारीकियां होती है वो चीजों की, ओके, जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी जिसकी चीजें होती है वो आपके दिमाग से स्किप हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेशन। देन सप्रेशन, वॉलंटरी एक्सक्लूजन फ्रॉम अनकॉन्शियस फीलिंग्स सिचुएशंस दैट आर क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस। रिप्रेशन में क्या है, दे अनकॉन्शियसली ये लोग करते हैं, इनवॉलेंटरी होता है, ठीक है, और यहाँ पे सप्रेशन में वॉलेंटरी, चाह के भूलना चाहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पर्सन के या तो स्टूडेंट के एग्जाम में कम मार्क्स आए तो समटाइम्स चिल्ड्रन यूज्ड टू बिहेव कि मुझे इस रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है, मुझे इस रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है, इज व्हाट, दैट इज सप्रेशन। वॉलंटरीली वो ये चीज भूलना चाहता है, ओके, सब जानते हुए भी द पर्सन इज ट्राइंग टू फॉरगेट दैट, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेशन एंड सप्रेशन। रिप्रेशन में वो जान के नहीं करता है, सप्रेशन में वो जान के करता है, ओके, नोइंगली करता है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेशन एंड सप्रेशन। Transference, positive or negative feeling and emotions that were previously presented towards important figures and are applied and attributed to another person in the present। तो ऐसा आपने बहुत बार जब हम हमारे क्लिनिकल एरिया में भी जब हम जॉब करते हैं या तो फिर हम आगे पीछे दूसरे लोगों के जब इंटरेक्शन में आते हैं तब हम देखते हैं कि सो हमारे क्लिनिकल साइड में भी ऐसा बहुत बार होता है
हमने ऐसा जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी भी हमने बहुत बार ऐसा फील किया होगा कि दे आर सेइंग दैट ये मेरी बेटी जैसी दिखती है, फादर फिगर है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांसफरेंस। कि पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग हम क्या करते हैं, एक पर्सन के जो रिलेटेड होते हैं उसको हम दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेंस। Then intellectualization, use of thinking ideas or intellect to avoid emotions, yani they are not at all ready to show their emotions, so that is called as intellectualization। बहुत ही intellectually deal करते हैं वो लोग, एंड दे अवॉइड शोइंग इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी की डेथ, किसी के घर में किसी की डेथ हुई है तो पर्सन दे सुन पड़ जाते हैं। ओके, दे आर नॉट एट ऑल रिएक्टिंग, और दे आर रिएक्टिंग वेरी नॉर्मली, सो दैट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। देन इंट्रोजेक्शंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स ओपिनियंस एंड वैल्यूज एज वंस ओन, यानी सामने वाला जो बोल रहा है उसी को खुद का मान के दे आर एक्सेप्टिंग दैट, सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोजेक्शन। सॉरी, okay, so next is deviant patterns of behavior, withdrawn behavior. So the first is withdrawn behavior, मतलब यहाँ पे क्या होता है, the person is withdrawing from the reality and avoiding people, ठीक है। खुद को वो reality एंड पीपल से क्या कर देता है, विड्रॉ कर देता है, अपने आप को वहां से अलग कर देता है, सो दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉन बिहेवियर। देन प्रोजेक्टिव बिहेवियर, प्रोजेक्टिव बिहेवियर में pathological denial of one's own feeling, faults, failures and emotional while continually attributing them to other, यानी दूसरों के ऊपर प्रोजेक्शन। हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ लिया, प्रोजेक्शन में क्या है, खुद की गलतियों का जो भार है वो दूसरों के सर पे डालना है, वही प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव बिहेवियर में भी यही होगा, दे विल नॉट एक्सेप्ट वंस ओन फॉल्ट, खुद की गलती वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रादर वो क्या करेंगे, somebody else के ऊपर डालेंगे, दूसरे पर्सन के ऊपर वो लोग दे विल बी एट्रीब्यूटिंग देम टू somebody else, ठीक है। दूसरों के ऊपर वो ब्लेम करेंगे, या तो फिर दूसरों के ऊपर दे आर गोइंग टू से दैट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या फिर दैट पर्सन या फिर दिस थिंग और दैट थिंग की वजह से ये चीज हुई, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टिव बिहेवियर। देन एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर में क्या है, दे विल शो एंगर। ओके, एग्रेसिव नाम से ही पता चल रहा है हमको कि देयर विल बी एंगर सिचुएशन टर्न टुवर्ड्स आउटसाइड, यहाँ तो ऑन टू अदर्स और इनवर्ड ऑन वन सेल्फ, खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर वो लोग क्या करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे। देन न्यूरोटिक बिहेवियर, यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर, एंजाइटी रिएक्शंस, कन्वर्जन रिएक्शन, फोबिक रिएक्शंस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस न्यूरोटिक बिहेवियर में आएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द डिविएंट पैटर्न्स, यानी कि नॉर्मल से देयर इज अ डिविएशन, नॉर्मल से देयर इज अ एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट, तो ये सारे ऐसे टाइप के बिहेवियर के अंदर एबनॉर्मलिटीज हमको देखने मिलती है। Socially aggressive behavior, maladjustive response resulting from a defect in the development of personality that is characterized by peculiar actions or misbehavior। Socially aggressive मतलब कि सोसाइटी के अंदर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ओके, फॉर एग्जांपल रॉबरी, ठीक है, थेफ्ट, चोरी, डकैती, ये सारे क्या है, सोशली एग्रेसिव बिहेवियर। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिल those people are performing all these things, so that comes under socially aggressive behavior। then addictive behavior, addictive behavior मतलब के नशा करना, ओके, सो एडिक्शन कोई चीज का, सो दैट इज एडिक्टिव बिहेवियर। रिपीटेड और क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स रिजल्टिंग ऑन अ डिपेंडेंसी ऑन दीज सब्जेक्ट्स, सो उस चीज का नशा होना, उस चीज की लत लगना, उसको हम एडिक्टिव बिहेवियर में बोलते हैं। सो दीज आर द some of the mal patterns। then next includes self destructive behavior, मतलब यहाँ पे they are harming the self, ठीक है, खुद को हार्म करते हैं बाय अब्यूजिंग फूड, जान करके ड्रग अब्यूज करना है, जान करके अल्कोहल अब्यूज करना है, जान करके सिगरेट स्मोक करना है। व्हाई? बिकॉज दे एम टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, खुद को डिस्ट्रॉय करने का अटेम्प्ट करते हैं, एंड दे आर एंगेज इन हाई रिस्क एक्टिविटीज, रेकलेस ड्राइविंग करना, ओके, खुद के डैमेज करने के लिए हर एक दे आर एक्टिंग इन ऑल द वेज इन ऑर्डर टू डैमेज देमसेल्व्स, सो दैट इंक्लूड्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। Then comes the basic principles in psychiatry.
So helps the individual to express their feeling in an atmosphere free from reprisal और judgment. So psychiatry के अंदर principles जो है वो important में सबसे पहला principle क्या है कि it helps the individual को help करता है कि वो खुद की feeling बता सके, जहाँ पे कोई उसको judge नहीं कर रहा, जहाँ पे कोई इसके against action नहीं ले रहा है. So that is reprisal and judgment. Then recognizes that individuals need to use self defenses until other defenses can be substituted. तो in self defense use करने की need जो है that they are recognizing, उसको recognize कर रहे हैं. Recognize how feelings affect behavior and influence relationship. तो accordingly feelings का behavior और relationship के पे क्या impact है वो भी recognize होता है. Then recognize that individuals frequently respond to the behavioral exceptions of other in the context of family, peers and co-workers. इन सब क्या साथ में इसका क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से फ्रीक्वेंसी है पर्सन की, फैमिली के साथ रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है वो, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग. Then recognize that all individuals have a potential for movement towards higher levels of emotional health. So they all are having potential. ठीक है, हर किसी को कोप अप करने का अपना इंडिविजुअल पोटेंशियलिटी होती है. accept and respect people as individuals regardless of their behavior. तो rather the person ने कोई भी unacceptable behavior किया है नहीं किया है, क्या situation उसकी, उसको कोई को भी ध्यान में रखने मतलब उसके against ऐसा कुछ भी भले हो, लेकिन उसके that person needs to be accepted. ठीक है, वो person को accept करना है, भले उसने कैसा भी behavior acceptable या unacceptable कैसा भी behavior किया हो, but हमको उसको ध्यान में नहीं रखना है और हमें वो patient को accept करना है और वो पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है. देन लिमिट और रिजेक्ट द इंडिविजुअल इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर विदाउट रिजेक्टिंग द इंडिविजुअल. मतलब कि इंडिविजुअल का बिहेवियर को रिजेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल को रिजेक्ट नहीं करना है. मतलब कोई भी रीजन से आपको इंडिविजुअल को केयर देनी बंद नहीं करनी है. Okay, recognize that all behavior has meaning and is meeting the needs of a performance regardless of appears to other. वो दूसरों के लिए कैसा दिख रहा है ये important नहीं है, but वो person वो behavior क्यों कर रहा है, उसकी क्या need fulfill हो रही है, वो आपको understand करना पड़ेगा. Accept the dependency heads of individuals while supporting and encourage it and move towards independence. हाँ, patient को independence के तरफ हमको क्या करना है, promote करना है. ओके, प्रमोट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, खुद की डिपेंडेंसी से हमको उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना है. देन कम्स थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. So phases of the relationship, therapeutic nurse patient relationship मतलब कि there is a relationship between a nurse and a patient which is helpful for the patient's well-being. ओके, पेशेंट को अच्छा होने के लिए जो रिलेशन रखते हैं, पेशेंट के वेलबींग के लिए जो रिलेशन रखते हैं, नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. फर्स्ट इज ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी फेज. ठीक है, ऐसे 4 फेज होते हैं, प्री इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी, वर्किंग, टर्मिनेशन, बट यहाँ पे मैंने 3 ही फेज दिए. ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी में क्या होता है, द नर्स एंड पेशेंट आर ओरिएंटिंग टू सेल्फ एंड ईच अदर. एक दूसरे से और खुद से वो लोग क्या करते हैं, ओरिएंट होते हैं. ओके, एंड यहाँ पे ट्रस्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है. ऑल्सो यहाँ पे डिस्कशन एरिया स्टार्ट होते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिफिकल्टीज है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेशेंट साइड, फ्रॉम द नर्स साइड. ओके, व्हाट द पेशेंट इज थिंकिंग, व्हाट काइंड ऑफ केयर द नर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड देम. Okay, what is his own belief about hospitalization. All these things comes under orientation phase. Then working phase के अंदर क्या आएगा, the nurse and client discuss about the areas of concern that the client is helped to plan, implement and evaluate a nurse action plan of action. तो जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस है, that comes under working phase. मतलब पेशेंट के जो डिफिकल्टी एरियाज को क्या करना है, हमको प्रायोरिटाइज करना है और अकॉर्डिंगली प्लान करना है इंटरवेंशन, एंड देन इंटरवेंशन परफॉर्म करना है. और उसके बाद में इवेल्युएट करना है कि कितने एक्सटेंट तक डिफिकल्टीज कम हुई है, कितनी बाकी है, फर्दर एक्शंस क्या मॉडिफाई करने हैं, क्या चेंज करने हैं, क्या स्टॉप करने हैं. वो सारी चीजें वर्किंग फेज के अंदर आएगी. Termination phase, end of therapeutic relationship between the nurse and the client. The time parameters should be set early in the relationship with meetings spaced further and further apart near the end. Termination phase में now the nurse patient relationship is going to end. मतलब यहाँ पे either the patient is discharging or transferring or the patient is dead. ठीक है, ये कोई भी कंडीशन के अंदर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब अब आगे the nurse is not going to deal with that patient. So that comes under termination phase. Yes, now the very important topic, drugs. Drugs used in emotional disorder.
minor tranquilizers, so they are used to produce sedation and relieve anxiety without producing sleep. So tranquilizers जो है minor tranquilizers, they are not producing sleep but they are stress relievers. ठीक है, they relieve anxiety and they produce sedation. माइल्ड सिडेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बॉडी को रिलैक्स कर देता है, बट स्लीप पैटर्न नहीं रहता है, डीप स्लीप नहीं रहता है पेशेंट. एक्ट्स बाय डोज रिलेटेड सीएनएस डिप्रेशन with inhibition of limbic system and reticular activation system, RAS system, as well as limbic system. दोनों को क्या कर रहा है, वो inhibit कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है. Many also exert skeletal muscle relaxant. Yes, मैंने पहले ही बोला muscle relaxant भी है ये, and anti-convulsant effects भी है. Available as oral and parenteral preparations used when the individual has difficulty in coping with environmental stress and accomplishing daily activity. So daily activities perform करने में difficulty हो रही है, कुछ ज्यादा environmental stress उससे वो मतलब कोई भी stress आया है उससे वो cope up नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे conditions के अंदर minor tranquilizers देने हैं. Different drugs available are chlordiazepoxide hydrochloride, chlordiazepate dipotassium, diazepam, hydroxyzine hydrochloride, oxazepam, alprazolam, meprobamate. एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, पूछते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स पे काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. ड्राउजीनेस, हाइपोटेंशन, मसल रिलैक्सेशन, दैट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स. डिक्रीज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, hypersensitivity reaction. So these are some of the adverse effect of minor tranquilizers. Effects as such कुछ severe नहीं है, okay, because it is a minor tranquilizers. Major tranquilizers, these are used to alter the symptoms of individuals experiencing detachment from the reality. ठीक है, reality से they are getting detached, they are feeling lonely and having potential for manifesting destructive behavior. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, फॉर एग्जांपल आइसोलेशन का केस है, द पर्सन इज फीलिंग आइसोलेटेड, द पर्सन इज इन डिप्रेशन, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स यू कैन एडमिनिस्टर. Okay, it is act by blocking dopamine receptors in the CNS and sympathetic nervous system activities. Some also exert antiemetic, anticholinergic and antihistaminic effect. Okay, so they are acting on blocking the dopamine receptors. इस वजह से dopamine का level increase हो जाता है and they'll start feeling pleasurable. Okay, pleasurable feeling आती है. There is a difference. जो serotonin है that provides happiness, dopamine is providing pleasure. There is a difference between dopamine and serotonin. Serotonin is a happy hormone. Okay, happy hormone is serotonin. Love hormone is oxytocin. Pleasure hormone is dopamine. Okay, याद रखना है, ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है बट इंपॉर्टेंट है. अवेलेबल इन ओरल एंड पेरेंटल फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है. यूज व्हेन द इंडिविजुअल इज इनकेपेबल ऑफ, अगेन वही है, डेली एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे या तो फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे, तो आपको ये एडमिनिस्टर करनी है. Major tranquilizers control behavior when the client control action are destructive to self, others and environment. So when the client is a threat, client खुद ही अपने आप में एक थ्रेट हो चुका है, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए या दूसरों के लिए, so उस टाइम पे आपको major tranquilizers administer करने. Drugs available are chlorpromazine hydrochloride, flufenazine hydrochloride, perfenazine, chlorperazine, thioridazine, trifluperazine, फ्लूफेजिन, डिकैनोएड इंजेक्शन. तो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स में आते हैं. हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोथिक्सेन, थायोथिक्सेन, these are some of the drugs which are coming in major tranquilizers. Then adverse effects क्या है, agranulocytosis, jaundice, signs of extrapyramidal tract infection, then drowsiness, orthostatic hypotension, constipation, urinary retention, anorexia, hypersensitivity reaction, photoallergic reaction, cessation of ovulation and menstruation, impotence and cardiac toxicity. So these are some of the adverse effect of major tranquilizers. Now what are EPS, that is extrapyramidal symptoms. So extrapyramidal symptoms के अंदर आएगा acute dystonic reactions, for example pseudoparkinsonism, akinesis, that is weakness of arms and legs, akathisia, that is motor restlessness, मतलब they are having involuntary motor movement. Then tardive dyskinesia, that is involuntary movement of face, joint, tongue. ठीक है, पार्किंसन में देखने मिलता है ऐसा. एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट एक्स्ट्रापिरामिडल सिंड्रोम, फॉर एग्जांपल बेंस्ट्रोपिन,
डाइफिनाहाइड्रामाइन एंड ट्राईहेक्साफेनिडाइल, ये जो ड्रग्स है ये हम यूज कर सकते हैं ईपीएस को ट्रीट करने के लिए. ओके. Then antidepressants. Antidepressants are used to improve general behavior and mood of client. Now see, udar pe they were major tranquilizers and minor tranquilizers were acting on the behavior. Okay, behavior change करने के लिए था. Antidepressants are acting on the mood of the patient. Okay, general behavior as well as mood of the patient experiencing depressing episodes. Antidepressants drugs increases the level of norepinephrine at subcortical neuroreceptor site, so it is increasing the level of noradrenaline या तो फिर norepinephrine. Available in oral and parenteral form, norepinephrine blockers prevent elevated level of neurohormone by preventing reuptake and storage at the axon, that is tricyclic compound. तभी हम tricyclic acid inhibitors देते हैं उसको, so that they will inhibit the action of tricyclic compounds and they will elevate the mood of the patient and reduce the symptoms of depression. Monoamine oxidase inhibitor elevate norepinephrine level in the brain tissues by interfering with the enzyme monoamine oxidase inhibitor. Okay, acts as psychic energizer, so that is providing energy to the body. Fluoxetine hydrochloride promotes the uptake of serotonin in the CNS. So serotonin is a happy hormone, उसका uptake वो central nervous system के अंदर increase कर देता है. Types, norepinephrine blockers, उसके अंदर amitriptyline hydrochloride, doxepin hydrochloride, imipramine hydrochloride, nortriptyline hydrochloride. So these are the drugs of norepinephrine blockers. Then monoamine oxidase inhibitors, isocarboxazide, phenylzyne sulfate, trinyl kypromine sulfate. Then fluoxetine hydrochloride, जो serotonin का level reuptake करता है, increase करता है. Adverse effect of norepinephrine blockers: orthostatic hypotension, skin rash, drowsiness, dry mouth, blood vision, constipation, urinary retention, tachycardia, CNS stimulation, nightmares, delusion, disorientation, and insomnia. So these are some of the adverse effects of norepinephrine blockers. Monoamine oxidase inhibitor का adverse effect क्या क्या हो सकते हैं? Orthostatic hypotension, skin rash, drowsiness, dry mouth, blood vision, constipation, again same ही है, disorientation, sexual dysfunction, nightmares, delusion, disorientation, insomnia. Adverse effect of fluoxetine: insomnia, headache, flu-like syndrome, dry mouth, and sexual discomfort. So these are some of the adverse effects of antidepressant drugs. Then very important topic, इसके ऊपर से क्वेश्चन आता ही आता है, that is lithium. Lithium toxicity पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, तो ये लेवल कितना होना चाहिए इसका, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. ओके, सो ऐसे सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं. सो द लिथियम इज यूज्ड टू कंट्रोल द मैनिक एपिसोड्स. सो लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेनिया. ठीक है, मेनिया पेशेंट्स, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स के अंदर, मेनिया पेशेंट्स के अंदर लिथियम ड्रग यूज करते हैं. Acts by reducing adrenergic neurotransmitter level in cerebral tissue through alterations of sodium transport available in tablet, capsules, liquid preparations. Okay, so ये क्या कर रहा है? Adrenergic neurotransmitters level जो है उसको they are reducing by alteration in sodium potassium pump के अंदर sodium का transport it is altering and then they are reducing adrenergic neurotransmitter. It improves the productivity by decreasing psychomotor activity or response to environment stimuli. Why? Because mania patients कैसे होते हैं? Hyperactive होते हैं. Okay, तो ऐसे patients की activity decrease करने के लिए this lithium drug is used. Norepinephrine uptake accelerator that alters sodium transport in nerve and muscle cells and affects the shifting intramural metabolism of norepinephrine. और इस वजह से क्या होगा? Muscles will going to relax and the patient will calm down. Okay. Adverse effect of lithium, very important. Excess voiding and extreme thrust caused by drug suppression of antidiuretic hormone. तो questions applied आते हैं. The nurse is facing a complaint from a client of having excessive thrust. Okay, after taking medication, and there is also sign of dehydration also with cogwheel rigidity. ये भी एक important चीज है. तो which of the following the nurse will suspect? तो उस टाइम पे आपको लिखना है कि that is a lithium toxicity. वो आपको उस टाइम पे मेंशन करना है. Then next है which causes dehydration.
ओके, एक्सेसिव वॉइडिंग, एक्सट्रीम थ्रस्ट, ये आपने देखने मिल गया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया देखने मिल रहा है। उसके बाद में क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का सप्रेशन हो चुका है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेशेंट को स्लर्ड स्पीच है, डिसोरिएंटेशन है, कंफ्यूजन है, एंड देन कॉग व्हील रिजिडिटी। कॉग व्हील रिजिडिटी के अंदर क्या होता है, देयर इज अ पैसिव मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। ओके, पैसिव मूवमेंट्स ऑफ लिम्स देखने मिलते हैं स्पेशली एट द जॉइंट्स, सो दैट इज कॉग व्हील रिजिडिटी। जर्कीनेस, मोस्टली जर्कीनेस आता है अपर एब्डोमिनल, अपर लिम्स के ऊपर, एंड एल्बो जॉइंट इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट व्हिच इज अफेक्टेड। ओके, सो कॉगविल रिजिडिटी, ये है कॉगविल रिजिडिटी जो है, ये पार्किंसन का भी सिम्टम है, एक इंपॉर्टेंट। कॉगविल रिजिडिटी याद रखना। इटेक्सिया, रीनल फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, देन कोमा आर टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स, मतलब दीज आर द साइड इफेक्ट्स व्हिच आर टॉक्सिक, व्हिच आर harmful. Okay, very harmful and threatening to the patient. Ataxia is imbalance, coordination नहीं है उसका, improper है। Therapeutic blood level of lithium is 0.6 to 1.2 MEQ per liter. So this is the therapeutic level. इससे अगर adverse ज्यादा हो जाता है, question इसके ऊपर भी आता है कि the level of lithium in the patient's serum is 2 MEQ per liter. What does it indicate? Normal level, altered, decrease, increase. तो आपको लिखना है ये increase है, toxicity हो गई है इसकी। Okay, 1.8 के बाद में toxicity आ जाती है, so that comes under lithium toxicity. Drugs that produce sedation, that was all about lithium. Then drugs that produce sedation and sleep. Okay, so sedation and hypnotics can be used in addition to tranquilizers for psychiatric and other clients. Okay, so tranquilizers के साथ में आप दे सकते हो, क्योंकि tranquilizers are not producing sleep. Okay, they are only producing muscle relaxation. Then CNS depressants have anti-anxiety effects in low dosages that produce sleep in high doses and general anesthetic like states in very high doses. तो क्या कर रहे हैं ये लोग, दे आर प्रोड्यूसिंग स्लीप, एंटी एंजाइटी। पहले तो वो एंजाइटी को रिलीव कर रहे हैं अगर वो लो डोज में एडमिनिस्टर हुआ है तो, अगर वो तो हाई डोज में दिया है तो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग स्लीप, एंड अगर तो वेरी हाई डोज में दिया है तो दे आर प्रोड्यूसिंग एनेस्थीसिया जैसा पूरा सिम्टम वो लोग क्रिएट करेंगे। Then all hypnotic drugs probably alter either the characteristics or the duration of rapid eye movement sleep. Okay, जो हम deep sleep बोलते हैं, that is going to get altered because of all hypnotic drugs. So that was about important drugs in emotional disorders. Then comes the mental retardation, MR, usually defined as low IQ, that is 70 or below. Normal IQ जो है वो 90 to 110, borderline is 71 to 89, mild IQ is 50 to 70, moderate IQ is 35 to 50, severe mental retardation आएगा ये, sorry, severe is 35 and profound is below 20. So these are some of the characteristics of मेंटल रिटार्डेशन, कि अगर आईक्यू लेवल इसका माइल्ड एमआर होगा तो आईक्यू कितना जाएगा, 50 टू 70, मॉडरेट एमआर है तो 35 से 50, सीवियर एमआर है तो 20 टू 35, और प्रोफाउंड एमआर है तो देयर विल आईक्यू विल बी बिलो 20. तो दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. देन फाइंडिंग्स इंक्लूड डिलेड माइलस्टोन, सो द चाइल्ड का जो माइलस्टोन होगा दैट विल बी डिलेड. देन मेंटल abilities limited and cannot learn from errors, cannot carry out complex instructions, मतलब के ये लोग they are not going to perform activities of daily living properly. ठीक है, इनका माइलस्टोन सबसे पहले तो डिले जाएगा, उसके बाद में what happened, they will not learn from previous experience या error से वो लोग सीख ही नहीं पाएंगे. Okay, then does not relate with peers, more secure with अडल्ट. ठीक है, उनके जो फ्रेंड सर्कल रहेगा उनके साथ उनका ढंग से नहीं, उनके साथ वो लोग रिलेट कर पाएंगे. मोर सिक्योर विद अडल्ट्स, कंफर्टेड बाय फिजिकल टच, और ये लोग को कंफर्ट करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड फिजिकल थेराप्यूटिक टच, एंड दे विल बी मोर कंफर्टेबल विद
अडल्ट्स रादर देन देयर ओन एज के पीपल के से कंपैरिजन में वो लोग अडल्ट्स के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे. सो दैट इज अबाउट द symptoms. Then does not relate with peers. हाँ ये हो गया. short attention span but usually attracted to music. तो ये लोग म्यूजिक से अट्रैक्ट होते हैं और इनका जो अटेंशन स्पैन है दैट इज लो. परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उसमें सबसे पहला है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर. Autistic disorder includes failure to develop satisfactory relationship with significant adults. यहाँ पे adults के साथ में the relationships of the baby, ठीक है, बच्चों में देखने मिलता है ऑटिज्म. ये that is not satisfactory regardless of the cause, irrespective of the cause. मतलब कोई उसका कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं. ओके, कोई कारण बिना ही देयर इज एन अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप appears to be an underlying problem, and this is the problem. Why? Because the child is not able to interact with others. adults के साथ में वो properly interact ही नहीं करता है. So that is about autism. Findings and alienation or withdrawal from the reality, यानी खुद से वो person is getting विड्रॉइंग. ओके, रियलिटी से वो खुद को विड्रॉ कर रहा है और या तो फिर वहां से हट रहा है वो. A severe disturbance in the child's feeling of self identity. The person will not be able to define self, identify self. The child will be not be able to identify the feeling of self identity. वो नहीं कर पाएगा assess. Inability to differentiate between self and environment. Self और environment के बीच में जो difference है वो भी इसे नहीं पता चलेगा. Confusion in self boundaries frequently characterized by speaking of self only in the third person. यानी खुद को भी वो third person consider करेगा. ओके, खुद को भी एज अ थर्ड पर्सन, वो मैं करके नहीं वो करके बात करेगा. ओके, इंस्टेड ऑफ मी द और आई फर्स्ट पर्सन की जगह वो थर्ड पर्सन ही शी इट के से रिकॉग्नाइज करके वो बात करेगा. A defect in ego formation or an inadequately functioning ego system. So ego system will be मतलब रियलिटी को सेंस करने का कैपेसिटी नहीं है उसमें. Conflict between self and reality आ गया. Ego is impaired. Defect in the adaptive, inhibitory and sitting mechanism of the personality. Child appears to be mentally retarded, somewhat mental retardation किसी किसी के अंदर होगा, या तो फिर IQ होगा वो माइल्ड या फिर बॉर्डर लाइन पे होगा इसका. Then lack of meaningful relationships with outside world. Yes, the child will not be able to interact. Okay, turning to inanimate objects and self-centered activity of security, and they'll play very differently. इनका जो play होगा वो बहुत ही ज्यादा different होगा. प्लस ऐसे बच्चे मोस्टली आई कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं. ऑटिज्म वाला जो चाइल्ड है इसको आप कैसे पता लगा सकते हो? द चाइल्ड इज नॉट मेंटेनिंग इन आई कॉन्टैक्ट. ओके, सो ऐसे टाइप की चिल्ड्रन देन दे विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब नॉर्मल से थोड़ा डिविएटेड पैटर्न में इनका प्ले रहेगा. ओके, डिस्ट्रक्टिव सेट प्ले रहेगा और दे आर टर्निंग टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड सेल्फ सेंटर्ड. दे आर लाइक thinking self as an inanimate object and they'll completely act by a self-centered behavior. खुद को importance दो. ओके, मुझे importance मिलना चाहिए, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ बैठो. ओके, my खुद का एक्टिविटी खुद के लिए वो self-centered ज्यादा रहेगा. Then treatment, psychotherapy directed towards the development level of the child, play group or individual therapy, ठीक है, दे सकते हो. Then medications, tranquilizers and amphetamines provide some reduction in the symptoms. Removal from the home situation, day school situations provide some. Yes, घर में नहीं बिठा के रखना है उसको, क्या करना है, डे स्कूल में थोड़ा बहुत जाएगा, अपने जैसे दूसरे बच्चों के साथ मिलेगा. The person will start reacting because वो adult के साथ में रिलेशन नहीं बना सकता है, खुद के peers के साथ में रिलेशन बना सकता है. Whereas मेंटल रिटार्डेशन में क्या है, खुद के एज ग्रुप के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, अडल्ट्स के साथ बना सकता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआर एंड ऑटिज्म. देन कम्स डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर. पहला था परवेसिव, अब है डिस्ट्रक्टिव. इसके अंदर आता है एडीएचडी. ओके, बहुत लोग को ऐसा लगता है एडीएचडी का टाइप ऑटिज्म है, बट ऐसा नहीं है. ऑटिज्म इज अ परवेसिव डिसऑर्डर एंड दिस इज अ disruptive disorder. ADHD is what?
ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. Okay, so this is a different disorder as compared to that of autism. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि autism और ADHD भी सेम है, but ADHD और पर ऑटिज्म दोनों अलग अलग है. परवेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है. ओके, परवेसिव डिसऑर्डर के अंदर सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा प्लस कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम होगा. सो दैट इज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमने ऑटिज्म देखा. ऑटिज्म में पता चल गया हमको कि एडल्ट्स के साथ में सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप वो नहीं बना पा रहा है, एंड देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आल्सो बिकॉज दे विल नॉट स्पीक प्रॉपरली. ठीक है. वेयरएज डिसरप्टिव डिसऑर्डर में क्या है, फीलिंग ऑफ एग्रेशन भी रहेगा, टेम्पर टेंट्रम्स भी रहेगा. ओके, देन आर्ग्यूमेंटिव बिहेवियर्स रहेगा उसका. देन मतलब द बिहेवियर विच इज अनएक्सेप्टेबल. ठीक है, टेम्पर टेंट्रम्स हो गया, एग्रेशन हो गया, ये सारे बिहेवियर डिसरप्टिव बिहेवियर्स में आएंगे. ऑटिज्म वाले चाइल्ड आर्ग्यूमेंटिव नहीं होते, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होते, एग्रेसिव नहीं होते. एडीएचडी के चाइल्ड एग्रेसिव होते हैं. ओके, सो एडीएचडी और ऑटिज्म सेम नहीं है, दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर. Evident before 7 years of age, testing at least 6 months before, reflecting impulsiveness, and in alteration, child easily distracted by external stimuli. So ऐसे child को आपको concentration करवाना बहुत difficult रहता है. Okay, these child are easily distracted by the external stimuli, and also what that is being seen before 7 years of age. इम्पल्सिविटी रहती है इनके अंदर. ठीक है, ये लोग दीज आर हाईली हाइपर एक्टिव, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है ये. Okay, and they can be easily एक external stimuli से they'll get distracted and they'll show the aggression या तो फिर tantrums या तो फिर impulsivity, खुद का activity increase कर देंगे वो. Findings inappropriate inattentiveness, yes, attentiveness will not be good. ठीक है, बिल्कुल भी attentive नहीं होगा, यहाँ ध्यान है वहां ध्यान है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, ये सब रहेगा. हाइपर एक्टिव है, एक जगह बैठेगा ही नहीं टिक के. ठीक है, एक्सेसिव इम्पल्सिवनेस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, स्क्वरिंग एंड फिजेटिंग, हाइपर एक्टिविटी मे और मे नॉट प्रेजेंट. तो कुछ कुछ बच्चों के अंदर प्रेजेंट रहता है, कुछ कुछ बच्चों के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है. ओके, देन कंडक्ट डिसऑर्डर्स. कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर द चाइल्ड में बी सोशलाइज्ड और अनसोशलाइज्ड, मे बी एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव. बिहेवियर इज डिस्ट्रक्टिव टू द चाइल्ड्स नॉन जनरल एम्स. फाइंडिंग्स क्या है इसकी, बिहेवियर इज रिपीटेड डिस्पाइट रैशनल आर्ग्यूमेंट्स टू द कॉन्ट्ररी एंड डिस्पाइट पनिशमेंट. तो यहाँ पे द पर्सन इज नॉट एट ऑल आर्ग्यूमेंटिंग. ओके, क्या कर रहा है वो, उसको ना बोल रहे तो वही चीज वो बार बार कर रहा है. ओके, द बिहेवियर सेम बिहेवियर इज रिपीटिंग. अगर पनिशमेंट दे रहे हैं उसके बाद भी द बिहेवियर इज कंटिन्यूइंग. Okay, behavior leads to getting caught and punished. Behavior includes stealing, arguing, running away, excessive rebelliousness, physical cruelty to others and animals. ठीक है, ऐसे बच्चे they are kind of destructive. ओके, दे आर कंप्लीट, मतलब मार रहे हैं या किसी और को या तो फिर जानवर को, किसी एनिमल को. ओके, दे आर फिजिकली क्रूल, दे आर स्टीलिंग. Then conduct involves discharge of affects stemming from unconscious conflicts. So this is because of the presence of unconscious conflicts. मतलब there is something bad going on which the child is not aware about. ठीक है, उसके unconscious mind के अंदर वो चीज suppress हो चुकी है, वो चीज दब चुकी है, जिस वजह से the child is showing this kind of behavior. Then comes eating disorder. So eating disorder include, the first is anorexia nervosa. Anorexia of food due to excessive concern about obesity, more seen in adolescent girls. ठीक है, मतलब टिपिकली कंसर्न फॉर अ बॉडी फिगर. ओके, बॉडी की डिसफिगरमेंट ना हो जाए उसके लिए द पर्सन इज नॉट एट ऑल ईटिंग. ठीक है, सो दैट इज मोर सीन इन adolescent girls. People with eating disorders are preoccupied with their weight and shape. So they are completely concerned about their weight as well as their shape. Okay, preoccupied with the weight and shape. और यहाँ पे क्या हो रहा है, the person is not eating. Bulimia nervosa, obsession with foods, results from a morbid fear of obesity and a pathological binge eating episodes in adolescent females. बिंजे ईटिंग एपिसोड्स है, मतलब यहाँ पे ये बुलेमिया में तो क्या करते हैं, दे ईट अ लॉट एंड देन दे
vomit out, then they'll again eat, and then again they are obsessed with food. ठीक है, यहाँ पे ओवरवेट रहेगा, और यहाँ पे माल नरिश रहेगा. डिफरेंस है एनोरेक्सिया और बुलिमिया में. थिन स्किनी रहेगा यहाँ, यहाँ पे they'll be fatty. ओके, obese. ऐसी सिचुएशन रहेगी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया के अंदर खाएंगे ही नहीं, बुलिमिया में एक्सेसिव खाएंगे. देन कम्स द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर. अरे यार क्या हो जाता है बार बार. Gender identity disorder, persistent discomfort with one's assigned gender and a feeling that is inappropriate or inaccurate. That means the person is getting discomfort from his own gender. Okay, from his own gender, the person is feeling uncomfortable. Persistent repudiation of current gender anatomy, matlab the person is not at all ready to accept that the person's own anatomical organs. Preoccupation with activities and clothing of opposite gender, मतलब यहाँ पे suppose a female is there, the female will start getting behaving like a male, whereas the male है तो वो फीमेल जैसे एक्ट करेगा, फीमेल के कपड़े पहनेगा, फीमेल जैसी बिहेवियर, फीमेल ऑक्यूपाइड, मतलब कि जो ऐसे काम जो फीमेल ओरिएंटेड है, ओके ऐसे काम द मेल इज गोइंग टू परफॉर्म. और फीमेल्स क्या करेंगी, एग्जैक्टली अपोजिट करेंगी. ओके, मेल जैसे कपड़े पहनना, देन दे विल परफॉर्म दोज एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्म बाय मेल्स. सो ऐसा सब करना, सो दैट कम्स अंडर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर. देन एलिमिनेशन डिसऑर्डर. एलिमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर एनोरेसिस, एंकोपोरेसिस. फंक्शनल एंकोपोरेसिस में क्या है, इनवॉलंटरी और इंटेंशनल डेफिकेशन इन इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस इंक्लूडिंग क्लोथिंग आफ्टर द एज ऑफ 4 years. तो 4 years के बाद भी ओके 2 to 3 years में टॉयलेट ट्रेनिंग हो जानी चाहिए. बट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग टॉयलेट ट्रेनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, द पर्सन इज और द चाइल्ड इज पासिंग स्टूल ईदर इंटेंशनली और इनवॉलंटरीली. या तो जान के कर रहा है, या तो किसी डर है कोई चीज का, और इज देयर इज एन एबनॉर्मल कंडीशन. तो ऐसे कंडीशन के अंदर देयर इज अ पैसेज ऑफ स्टूल इन द क्लोथ्स. okay, other than toilet area, usko if the person is passing stool, that is called as functional encoporesis, more common in boys as compared to that of girls. फाइंडिंग नो आइडेंटिफाइड फिजिकल प्रॉब्लम. फिजिकल प्रॉब्लम कोई नहीं है, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्फिंक्चर के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, ओके, और देयर इज एन इनकंटिनेंस, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. द पर्सन का साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से इसको दिस थिंग्स आर हैपनिंग. कैन अकर बिफोर टॉयलेट ट्रेनिंग हैज बीन अकम्प्लिश्ड और आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंटिनेंस, मतलब कि टॉयलेट ट्रेनिंग होने के बाद भी ऐसा कुछ देखने मिल रहा है. Nocturnal bedwetting is the most frequent. Child may or may not be aware of voiding. Nocturnal bedwetting मतलब के there will be involuntary passage of urine while sleeping. Okay, that is enuresis. Encoporesis is passage of stool. Enuresis is passage of urine. Nocturnal मतलब के sleeping time पे. Then academic difficulties, loss of self-esteem, rejection by peers and severe anxiety. तो ये सारे conditions बचपन में common होती है. ऐसे सब conditions की वजह से there are chances के there will be involuntary passage of stool or urine at the time of sleeping, or other than normal जो उसका पैटर्न है उसके अलावा ऐसा कुछ हो रहा है in the clothes or some place else. So that is called as elimination disorder, enuresis and encoporesis. Then comes the speech disorder. Inability to begin, या तो चालू ही नहीं होगा, उनके स्पीच में चालू होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और देयर इज एन इंटरप्शन इन नॉर्मल पैटर्न, या तो फिर पैटर्न बोलते बोलते द पर्सन इज हैविंग इंटरप्शन, रुक रहा है, वहां पे गैप पड़ रहा है. इन एब्सेंस ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल, ना सिर्फ फिजियोलॉजिकल कॉज नहीं है, मतलब उसका टंग नॉर्मल है, ओके, टंग मूवमेंट नॉर्मल है, टंग रोलिंग नॉर्मल है, then larynx is normal, jaw movement is normal, okay, zygomeric muscle is normal, all these things are normal, there is no physiological complication, but what is happening, still there is a problem in speech. Either the person is facing difficulty to start, मतलब कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में ही पर्सन अटक जाता है, ओके, और एल्स स्टार्ट तो कर दिया है बट बीच में अटका कोई वर्ड पे, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्शन, या तो फिर बिगिनिंग में प्रॉब्लम. टाइप्स, क्लटरिंग, स्टटरिंग.
क्लटरिंग क्या है? एबनॉर्मल, रैपिड, इरेटिक, डिसराइथमिक स्पीच पैटर्न दैट मेक कम्युनिकेशन वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो. समझ ही नहीं आता है व्हाट दे आर स्पीकिंग. रैपिड बात, इतना फास्ट वो लोग बोलेंगे एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्पीकिंग. सो दैट इज क्लटरिंग. ओके. डिसराइथमिक मतलब कि कोई रिदम नहीं है. दे आर मतलब बात कर रहे हैं वो लोग, कुछ कहना चाहते हैं बट उनका स्पीच इतना फास्ट है, इतना रैपिड है एंड दैट स्पीच इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो. आपको समझ नहीं आएगा वो क्या बोलना चाह रहे हैं. Then stuttering. Stuttering is frequent repetition of sounds or syllables impairing speech fluency, although the child has normal laryngeal skill, usually occurring at the beginning of word or a phrase. Stuttering यानी हकलाना. ओके. क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? रिपीट कर रहा है वो चीज को, ज ज ज इस तरह से रिपीट कर रहा है, या तो फिर साउंड को, या तो फिर साइलेबल, कोई वर्ड पे ऐसा आ रहा है, या तो एक पर्टिकुलर वर्ड पे इसको कहते हैं कि स पे आके ये सब प्रॉब्लम है. ओके. डब्ल्यू पे आके ये सब, व पे आके ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ज पे आके ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर कोई फ्रेज में, सेंटेंस में तीसरे वर्ड के बाद इसको होगा. ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर स्टटरिंग. Then organic mental disorders and syndromes. Progressive cerebral impairment and neurological losses, aphasia, apathy, and or withdrawal from others, change in usual communication pattern, inability to meet role expectations, inability to meet basic needs, alteration to social participations, high incidence of accidents. यहाँ पे there is a presence of pathological conditions in the brain. Okay. Cerebral impairment and neurological losses. So the brain is going to impaired here. Okay. And because of that अदर सिम्टम्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स मिलेगा. मतलब न्यूरोलॉजी की वजह से क्या होगा? देयर विल बी प्रेजेंस और एविडेंस ऑफ साइकेट्रिक सिम्टम्स. ओके. सो दैट इज अबाउट ऑर्गेनिक मेंटल सिंड्रोम्स एंड डिसऑर्डर्स. सेंसरी परसेप्चुअल अल्टरेशंस, दैट इज विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, जेस्टेटरी, टैक्टाइल और ओल्फैक्टरी. तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस जो देखने मिलता है. सेंसरी परसेप्शन के अंदर अल्टरेशन हो जाएगा. ओके. हेलुसिनेशंस होंगे उसको. देन द पेशेंट को जो उसकी जो भी सेंस है, खुद के आगे पीछे का अवेयरनेस, ओके, ये सब के बारे में उसको अल्टरेशन हो जाएगा. ओके. प्रोग्रेसिव इनएबिलिटी टू कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. यस, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एडीएल. ओके. परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इधर दे विल फॉरगेट और दे विल कीप ऑन डूइंग दैट. एक ही चीज कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं बार बार. ओके. या तो फिर वो करेंगे ही नहीं. देन अल्टर्ड न्यूट्रिशन ड्यू टू कंफ्यूजन. खाना खाया नहीं खाया पता नहीं. ओके. खाया तो बार बार खाएंगे, नहीं खाया तो बिल्कुल ही नहीं खाया. देन डिप्रेशन हो जाएगा एंड एनोरेक्सिया. इनएबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस और इवेंट्स एंड डिफिकल्टी इन मेकिंग decisions. So they'll not be able to make decisions and they'll not handle the situation. Even a छोटा अगर उनके हाथ से पानी का ग्लास गिर गया तो भी उसको उठाने का उनको समझ नहीं आएगा, because that will create a panic situation in these kind of patients. Then उसी के अंदर पहला टॉपिक है delirium. Okay. Delirium is a syndrome from which client normally recovers since the changes are often reversible and temporary. So इसके अंदर ये क्या है? curable है. ओके. इरिवर्सिबल नहीं है ये. यू कैन रिवर्स द कंडीशन. स्ट्रेसर्स लाइक इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस, सिस्टमिक टॉक्सिक इन्फेक्शन, ट्रोमा टू द हेड, सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट. तो ये इथियोलॉजी है इसकी. metabolic disorders, ingestion of psychoactive substances or the accumulative CNS effects of prescribed medication etc will precipitate an attack. मतलब यहाँ पे the person will forget but this will be temporary and this is completely curable. ओके. ये रिवर्स हो सकता है सिचुएशन. डिमेंशिया, syndromes from which the client does not since the damage is irreversible or परमानेंट. ओके. सो अगर जो ब्रेन के अंदर डैमेज है वो अगर क्योर हो सकता है तो डिमेंशिया क्योर हो सकता है. अगर वो क्योर नहीं हो सकता, देयर विल बी अ परमानेंट डैमेज, तो क्योर नहीं हो सकता वो. ओके. सो दैट इज अबाउट डिमेंशिया. यहाँ पे मेमोरी चेंजेस रहेगा, पर्सनालिटी चेंजेस रहेगा एंड रीजनिंग में इम्पेयरमेंट आएगा. दैट इज द 3 स्पेसिफिसिटी ऑफ डिमेंशिया. ओके. मेमोरी चेंजेस, पर्सनालिटी चेंजेस एंड रीजनिंग के अंदर इम्पेयरमेंट, और जजिंग स्किल्स में भी प्रॉब्लम रहेगा. फाइंडिंग्स: डिसओरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस,
एजिटेशन, मेमोरी लॉस, impaired judgment, decreased attention span, inappropriate social behavior, decreased cognitive functioning, resistance to change. In vascular dementia, blockage of small vessels lead to brain damage and ultimately gradual mental decline. So because of a dementia, if there is a problem in blood vessels because of some reasons, if the adequate amount of blood is not the brain is not able to receive adequate amount of blood, or there will be a clot formation, or there will be altered or the pressure is increased. ऐसा कोई भी रीजन है जिस वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एंड दैट इज क्रिएटिंग अ परमानेंट डैमेज. ठीक है, ब्रेन के अंदर परमानेंट डैमेज क्रिएट कर रहा है अगर वो, एंड उस वजह से उसको फॉरगेटफुलनेस है, सोशली डिप्राइव्ड बिहेवियर रहेगा उसका, कॉग्निटिव फंक्शन सही नहीं रहेगा, वो इवन खुद की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसके धीरे धीरे वो नॉर्मल चीजें भी भूलता जाएगा. ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर डिमेंशिया का साइन एंड सिम्टम्स में. Then Alzheimer's disease or dementia of Alzheimer type. Primary degenerative dementia, senile onset, occurs after 65 years of age. ठीक है, 65 years के बाद में इसके सिम्टम्स देखने मिलते हैं. प्राइमरी डिजेनरेटिव डिमेंशिया प्रेनाइल ऑनसेट अकर्स बिफोर 25 years. तो दो है इसमें. प्राइमरी, सॉरी ये रिपीट हुआ है ये. नाउ characteristics: atrophy of brain accompanied by widened cortical sulci and enlarged cerebral ventricles. So ventricles जो है हमारे, okay, lateral ventricles, right ventricle, lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle, these ventricles will get enlarged. ठीक है, ventricles में enlargement आएगा. Also there will be जो हमारा cerebral sulci है, okay, that is also going to be widen up. Also there will be atrophy of brain, brain के अंदर permanent cell damage होगा. Okay, atrophy of the brain. Microscopic brain changes include senile plaques. So there will be a formation of plaque. Okay, granulovacular degeneration of neurons. So neurons के अंदर there will be permanent damage. Okay, neurons का जो axon and dendrites है उसके ऊपर there will be permanent damage. Then believed to be related to the brain's inability to produce sufficient neurotransmitter and transmit messages through the brain. तो अल्जाइमर में क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर एडिक्वेट नहीं बन रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन के पास मैसेजेस नहीं पहुंच पा रहे. ओके, द ब्रेन इज नॉट एबल टू गेट मैसेजेस. सो दैट इज कॉल्ड एज that is one of the causes that is getting impacted. क्या हो रहा है यार, stressors higher than normal amounts of aluminum. मतलब किस वजह से अल्जाइमर हो सकता है. So aluminum deposits in the brain of the clients with Alzheimer disease. So aluminum का लेवल कभी ब्रेन के अंदर ऐसा कोई इंडस्ट्री या तो फिर ऐसे कोई ऑक्यूपेशन के अंदर क्लाइंट है where the exposure of aluminum is more and that is started to be accumulating into the client's body. So particularly in the brain, तो उस टाइम पे अल्जाइमर हो सकता है. Immunological defects suspected because of higher titers of antibodies. ठीक है, autoimmune antibodies भी देखने मिल सकते हैं, presence of antibodies. Possible chromosomal defects like Down syndrome. Down syndrome people are prone to get dementia, Alzheimer. Previous severe head injury पहले हुआ है और उस वजह से the cells are getting damaged, और because of some reasons the degeneration हो गया है न्यूरॉन्स का, या तो फिर ventricles में प्रॉब्लम आ चुका है, या तो फिर सल्काई में प्रॉब्लम आ चुका है. तो because of all these reasons previous injury की वजह से बाद में एट्रोफी परमानेंट हो जाएगा, irreversible damage हो जाएगा, एंड देन अल्जाइमर के सिम्टम्स आ सकते हैं. Findings more common in females. डिफर फ्रॉम नॉर्मल चेंजेस एसोसिएटेड विद एजिंग. मतलब एजिंग के अंदर जो चेंजेस है वो तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे चेंजेस देखने मिलेंगे. डिमेंशिया एज एन इंसीडियस ऑनसेट with symptoms following progressively downhill curves. Changes are unrelated to any other specific cause. मतलब के the person forgetfulness start हो जाएगा and that will be uncertain. पता नहीं चलेगा पेशेंट कब भूल रहा है, कब सीधा नॉर्मल पैटर्न चलते चलते there will be a sudden attack. ठीक है, एक जर आएगा भूलेगा, फिर वापस रिकॉल हो जाएगा उसको, फिर देयर विल बी अ नॉर्मलिटी. तो ऐसा चीजें इसके अंदर होगा. प्रोग्रेशन मूव्स फ्रॉम माइल्ड फॉरगेटफुलनेस टू रीसेंट इवेंट्स ऑफ म्यूटिज्म. ठीक है, पहले छोटी छोटी चीज भूलेगा, उसके बाद में वो दे विल हैव अ
Event of mutism, inability to carry out activities of daily living, incontinence, degeneration usually ends in vegetative state and coma, and disease is 100% fatal and death usually occurs within. मतलब अल्जाइमर का कोई क्योर नहीं है. ओके, अल्जाइमर का कोई भी क्योर नहीं है. एंड यहाँ पे द पेशेंट पहले तो छोटी छोटी चीजें भूलेगा, फिर उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज करना भूल जाएगा, देन जो बात करना भी भूल जाएगा वो. ओके, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ म्यूटिज्म, मतलब पेशेंट को आगे क्या बोलना है उसको यही समझ नहीं आएगा. ओके, सो दैट इज ऑल्सो द स्पेसिफिक सिम्टम्स और दिस डिसीज इज फेटल. ओके, दैट इज फेटल. एंड यहाँ पे अल्जाइमर होने के 5 साल में पेशेंट एक्सपायर्स, क्योंकि पेशेंट चलना बंद कर देगा. ओके, देन देयर विल बी डिफिकल्टी फॉर अ पेशेंट टू टॉक, डिफिकल्टी फॉर अ पेशेंट टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज, उसका इनकंटिनेंस हो जाएगा, पुअर हाइजीन लेवल होगा, कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस है. तो ऑल दिस थिंग्स विल लीड टू कंप्लीट बेड रेस्ट टू द पेशेंट. लिटरली चलना बंद कर देगा पेशेंट. कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है उसको, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है उसको, बट द पेशेंट कैन नॉट वॉक because the patient is forgetting. Okay, patient has forgot how to walk, so chronic bedridden हो जाएगा, then further complications associate होंगे उसके. Okay, amyloid protein tangling की वजह से अल्जाइमर होता है. This is one of the specific cause, that is amyloid protein tangles. ट्रीटमेंट, रूल आउट द कॉज सच एज इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, किस वजह से हुआ है ये भी देखना है आपको. प्रोवाइड सपोर्टिव केयर इंक्लूडिंग गुड न्यूट्रिशन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स. इन लोग के साथ में कांस्टेंट केयर गिवर रखना है, पेशेंट्स लूज नहीं करनी है, इनको बार बार याद दिलाना है कि आपने ये चीज कर ली है. ओके, हो सकता है कि आज पेशेंट ने ब्रश किया अच्छे से, कल पेशेंट को ब्रश करना नहीं आता. ओके, भूल गया है वो कैसे ब्रश करना है, तो आपको उस टाइम पे उनको याद दिलाना है. साइकोएक्टिव सब्सटेंस इंड्यूस्ड substance disorder. CNS is directly affecting by substances taken non-medically in an essence of alcohol, opiates, barbiturates, cocaine, etc. to alter mood and behavior. So central nervous system, हम अगर मतलब जो substances which are not medical, मतलब medically prescribed नहीं है, उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ substance लिया जा रहा है, for example opioid है, alcohol है, okay, cocaine है, ये सारी चीजें drugs अगर ली जा रही है, तो भी हमारा central nervous system depress होता है. That is having some kind of changes and that will lead to alteration in mood and behavior. Usually occurs in individuals with substance abuse disorder. Yes, जो लोग substance abuse करते हैं, okay, drugs लेते हैं, alcohol लेते हैं, ऐसे patients के अंदर ये सारी चीजें देखने मिलता है. Behavioral changes may be related to a vitamin deficiency. Yes, अब if they are drug abusing या तो alcohol abuse कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी बॉडी में vitamin deficiency रहेगा. एंड अल्कोहल अब्यूज के अंदर कोर्साकॉफ सिंड्रोम होगा. ओके, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम थियामिन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है. फाइंडिंग्स कैसा रहेगा? So specific neuralgic and psychologic signs and maladaptive behavior such as euphoria, excessive happiness, dysphagia, apathy, psychomotor agitation, excitement और depression. दो में से कोई एक ही हो सकता है. Okay, either the patient will be fully excited or the patient will cry or depress. Hypervigilance, fighting और violent behavior. तो ये भी चीजें देखने मिलती है. एकदम violent हो जाते हैं. Patients will start fighting. Patients will start abusing others. Okay, quarrels will be seen. तो ऐसे सारे situations हमको देखने मिलते हैं. Then symptoms of ये डिमेंशिया है. डिमेंशिया और डिलीरियम में भी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस अब्यूज. याद नहीं रहेगा, फॉरगेटफुल एपिसोड्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस विल बी सीन. फिजिकल सिम्टम्स सच एज डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन, कार्डियक इरेगुलरिटीज, जीआई चेंजेस में अकर. ट्रीटमेंट इज सेम एज डिलीरियम. तो जो डिलीरियम में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वही का वही ट्रीटमेंट हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है. रादर यहाँ पे सप्लीमेंटेशन देने हैं. ओके, विड्रॉल थेरेपी दे सकते हो आप. ओके, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. इसके अंदर फॉरगेटफुलनेस एपिसोड्स भी आएगा. ओके, फॉरगेटफुलनेस मतलब पेशेंट को याद नहीं होगा उसने क्या ये व्हाट आर द बिहेवियर पैटर्न द पेशेंट शोन. ओके, उसने क्या बिहेवियर देखा था, उसने क्या बिहेवियर किया था, वो उसको नहीं पता चलेगा. एंड द पेशेंट विल हैव एन एपिसोड ऑफ फॉरगेटफुलनेस. ओके, एवर्जन थेरेपी दे सकते हो आप. इसके अंदर अल्कोहल के लिए पर्टिकुलरली जो ड्रग यूज होता है वो कौन सा है? डाइसल्फराम ड्रग यूज होता है. ओके, याद रखना, ये एग्जाम के अंदर यूज होता है, एग्जाम के अंदर बहुत पूछता है. देन साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर. ओके, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर की वजह से व्हाट आर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द मेंटल चेंजेस दैट कैन अकर इन द पेशेंट. अल्कोहल अब्यूज.
Alcohol intake interferes with normal functioning or is necessary as a prerequisite to normal functioning. Premorbid personality utilizes the compensatory mechanism of addictive pattern of behavior. So alcohol say first of all they'll start drinking and then they'll start getting addicted to it. Okay, addictive pattern, they'll compensate the normal mechanism with an addictive pattern. मतलब उनको अब ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि टेकिंग अल्कोहल इज वेरी नेसेसरी फॉर देम, दे कैन नॉट सस्टेन. ओके, फिजिकल सिम्टम्स चालू हो जाएंगे अगर वो लोग नहीं लेंगे तो. सो इंटॉक्सिकेशन कैन बी फेटल. अगर तो अल्कोहल का लेवल 400 mg पर डीएल से ज्यादा हो गया, सो पेशेंट को एक्सपायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. द कंडीशन इज फेटल. इंटॉक्सिकेशन अगर हुआ है तो पेशेंट इज गोइंग टू डाई. Findings: intoxication state, a state in which coordination or speech is impaired and behavior is altered. Okay, तो यहाँ पे the patient may not be able to walk properly, the patient will not be able to speak, the patient will not be able to behave adequately. Either over excited रहेगा patient, या तो फिर depressed रहेगा, या तो फिर excessively happy रहेगा, या तो फिर aggressive रहेगा. So that is maladaptive behavior patterns. And there will be चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा. All these things can be seen in intoxication. Episodes: excessive drinking, becoming intoxicated as frequently as 4 times in a year. Episode may vary in length from hours to days or weeks. So there will be a constant drinking episode. Okay, they'll drink more and they'll create more toxicity in the body. Habitual excessive drinking. Okay, जान करके they are drinking more, becoming intoxicated more than 12 times a day, sorry, a year, or being recognizably under the influence of alcohol more than मतलब constantly they are drinking alcohol for a week. Constantly वो alcohol के नशे में एक एक हफ्ते तक they are like वो they are living in alcohol. अल्कोहल का इम्पैक्ट, ठीक है, ठीक है, अल्कोहल के इम्पैक्ट में दे आर लिविंग फॉर 1 वीक, एक वीक तक वो लोग अल्कोहल के नशे में होते हैं. अल्कोहल एडिक्शन, डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल. मतलब अब अल्कोहल के बिना इनका लाइफ नहीं चलेगा. अगर अल्कोहल नहीं लिया है तो दे विल स्टार्ट शोइंग फिजिकल symptoms demonstrated by withdrawal symptoms or by inability to so far dry without drinking. When there is a history of heavy drinking for 3 or more months, the individual is considered addicted to alcohol. मतलब यहाँ पे क्या होगा, they'll drink alcohol, then they'll regret, then they'll say अब नहीं, they'll not do it again. Okay, अब नहीं पीना है, and then again they are going to do the same thing. ठीक है, ना बोल रहे हैं ड्राई स्टेट पे रहना है, बट अगेन क्या कर रहे हैं, they are drinking alcohol. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज एडिक्शन. अब वो एडिक्टेड हो चुके हैं अल्कोहल के, यानी अब अल्कोहल के बिना चलेगा नहीं. तो पहले ये लोगों ने क्या किया, अल्कोहल इंटेक किया, देन एपिसोड ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग चालू करा, फिर हैबिचुअल, उसको उन लोगों ने हैबिट बनाया. मतलब पहले जो उनका एक अमाउंट था ड्रिंक करने का, उस अमाउंट को दे हैव एक्सीडेड, ऑल्सो दैट हैज बिकम अ हैबिट. एवरी डे डेली इनको करना है ये चीज. ठीक है, एडिक्शन में क्या हो जाएगा, दे विल ड्रिंक अगेन एंड अगेन एंड दे विल रिग्रेट, दे विल ड्रिंक एंड दे विल रिग्रेट. So that is alcohol addiction. Early symptoms of alcoholism: frequent drinking spears, increased intake. Okay, they'll be drinking more, then drinking alone or in early morning, occurrence of blackouts, and पी के क्या हो जाएंगे वो लोग, बेहोश हो जाएंगे. So that is occurrence of blackouts. Then alcohol withdrawal symptoms may include withdrawal symptoms, मतलब अब जब नशा जा रहा है, जो हैंगओवर पीरियड आ रहा है, सो दैट इंक्लूड्स एनोरेक्सिया, नॉसिया, एंजाइटी, फियर, इंसोम्निया, डायफोरेसिस, एजिटेशन, ट्रेमर, सीवियर ट्रेमलसनेस एंड पॉसिबली हेलुसिनेशंस, वायलेंट बिहेवियर, मेजर मोटर सीजर में अकर. तो ये सारी चीजें पेशेंट्स को देखने मिलेगी जब पेशेंट का एडिक्शन, जो अल्कोहल लेवल जो बॉडी में से जब निकल जाएगा, तब ये सारी चीजें देखने मिलेगी पेशेंट के अंदर. ओके, इन लोगों को एलुसिनेशंस वगैरह भी आएंगे. ओके, वायलेंट हो जाएंगे, डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग रहेगा. ओके, इंसोम्निया, दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप. ओके, अल्कोहल इंटेक करने के बाद ही दे विल एबल टू स्लीप. अगर अल्कोहल इंटेक नहीं किया है तो दे कांट स्लीप. सो ऐसे सारे कंडीशंस, और कभी कभी सीजर्स यानी खेच भी पेशेंट को आ सकती है. ट्रीटमेंट शुड बी मल्टीफेसेड अप्रोच, social and medical involving group,
थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी। ओके, ग्रुप थेरेपी ऐसे जो अल्कोहल एडिक्टिव पेशेंट्स होते हैं इन लोग को सबको एक साथ में रख के ग्रुप थेरेपी देना है। फैमिली थेरेपी, इनका फैमिली अल्कोहल इनटेक किस रीजन से कर रहा है वो। ओके, कभी कभी क्या करते हैं पेशेंट्स अपने फैमिली को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। मेंटल हॉस्पिटल में जब हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि ड्रग अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज का रीजन उनके फैमिली को बताते हैं, या तो फिर उनका अगर वो ड्रग अब्यूज या फिर अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं तो उनके फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है। सो फॉर दैट दे रिक्वायर फैमिली थेरेपी। ओके, इंडिविजुअल थेरेपी तो देना ही है बिकॉज काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है उसको, किस रीजन की वजह से दे आर डूइंग दिस। या तो कभी कभी क्या होता है पेशेंट्स पहले शौक में चालू करते हैं फिर देन दे गेट एडिक्टेड। ओके, कभी कभी स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए दे यूज टू ड्रिंक एंड देन दे गेट एडिक्टेड। कभी कभी रियलिटी को एक्सेप्ट ना करने के लिए दे स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड देन दे गेट एडिक्टेड। सो एडिक्शन का रीजन क्या है पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप सच एज अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये एक ग्रुप है, एनजीओ है जो अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट काम करती है। वहां पे ऐसे लोगों का डी एडिक्शन प्रोग्राम होता है। ओके, नेगेटिव कंडीशनिंग विद डाइसल्फाम दैट इज एंटी अब्यूज थेरेपी, ठीक है, ये देना है आपको। डाइसल्फाम ड्रग एडमिनिस्टर करनी है बट नेवर विदाउट क्लाइंट्स कंसर्न। व्हाई? बिकॉज अगर आपने बिना पूछे क्लाइंट को आपने टैबलेट दी है और उसके बाद उसने एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक किया है, पेशेंट विल गो इन कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट में जाएगा। तो डाइसल्फाम लेने के 72 आवर्स तक पेशेंट को अल्कोहल का इंटेक नहीं करना है। अगर इंटेक किया तो उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगे, वर्सन हो जाएंगे। ओके, सो दिस थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। Relaxation therapy also you need to provide. Substance abuse is the repeated use of alcohol or other psychotic drugs, ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन से जो हम देख लेते हैं। सब्सटेंस अब्यूज क्या है, तो दिस इज द रिपीटेड यूज, कॉन्स्टेंटली एंड रिपीटेडली दे आर यूजिंग अल्कोहल और अदर साइकोएक्टिव ड्रग्स सच एज ओपियोइड्स, ठीक है, मॉर्फिन, देन कोकेन, हेरोइन, ये सारे ड्रग्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ओके, हिप्नोटिक्स, ये सारे ड्रग्स का ये लोग रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। दैट लीड्स टू प्रॉब्लम बट नॉट कंपल्सिव यूज और एडिक्शन। लेकिन अभी तक एडिक्शन पे नहीं आया, ये लोग ने जस्ट एक दो बार ये यूज किया है। ओके, दे हैव इनटेकन इट, ओके, टेकन इट, ठीक है, इंटेक किया है इस चीज का, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस अब्यूज। डिपेंडेंस, persistent use of alcohol or other psychoactive drug despite problem caused such use, मतलब के अब वो ये लोग इस चीज पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। कॉन्स्टेंटली दे आर यूजिंग इट नोइंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स, उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बाद भी दे आर टेकिंग दो सब्सटेंसेस, सो दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस, misuse of drugs used by self administration in such a way such as to bring about physical emotional और behavioral changes, खुद से कर रहे हैं, मिसयूज करने लग गए हैं। ओके, जो उसका थेराप्यूटिक डोज है उससे ज्यादा, okay, they are taking in order to have physical emotional or behavioral changes. Stressors include premorbid personality utilizing compensatory mechanism of addictive pattern of behavior, and they will provide justification about their addictive behavior, why they are doing this, okay, who is responsible, they are not responsible, they will deny, okay, they will प्रोजेक्टिव बिहेवियर शो करेंगे वो लोग कि इस वजह से या इस रीजन की वजह से दे आर स्टार्टिंग डिपेंडिंग ऑन द ड्रग। एडिक्शन, एडिक्शन इज हैबिचुएशन एंड टॉलरेंस, मतलब कि सपोज 5 ml से इसको जो भी पहले आता था इम्पैक्ट उसका अब 5 ml पे नहीं आएगा। ओके, 5 ml का टॉलरेंस आ चुका है, मतलब उस लेवल पे उसको जो चेंजेस देखने मिलते थे, नाउ द बॉडी हैज शोन अ टॉलरेंस लेवल, और अब उतने लेवल पे उसको जो भी प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी, जो उसको प्लेजर लेना है या जो भी उसको बिहेवियरल चेंजेस या इमोशनल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस करवाना है, वो चेंजेस उतने अमाउंट पे नहीं आएगा। ओके, अदर देन अल्कोहल, tobacco and ordinary caffeine containing beverages, medically prescribed drugs are excluded। अगर मेडिकली प्रिस्क्राइब की है, फॉर एग्जांपल जोल, ठीक है, मिडाजोलम, मिडाजोलम अगर प्रिस्क्राइब की है रेगुलरली लेने के लिए तो आप उसको एडिक्शन नहीं बोलोगे। ओके, व्हाई? बिकॉज दैट इज प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। ओके, सो दैट इज मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स आर excluded. If they are taken under medical direction, addiction can occur simultaneously to two or more drugs or to alcohol and drugs. Polysubstance abuse, lately combined addiction to a multiplicity of drugs, this has become more common and now they have become addicted. Now every day they require this thing, addiction, इसके आदी हो चुके हैं वो लोग। Okay, so that is called as addiction. Habitation, it may be both physical and psychological dependency, मतलब कि
कभी कभी क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है कि मैंने शाम को चाय नहीं पी तो मेरे को क्या होगा, सर दुखेगा, सो दैट इज साइकोलॉजिकल। ओके, घर पे आने के बाद में चाय चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सर दुखेगा, सो दिस इज समथिंग अबाउट साइकोलॉजिकल। ओके, बट दैट इज नॉट एन हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, चाय से कुछ एज सच ज्यादा मेजर हार्म नहीं हो रहा है, बट इफ दिस थिंग्स आर डेवलपिंग अगेंस्ट अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल या तो फिर टोबैको या तो फिर दूसरे ड्रग्स के लिए अगर ऐसी हैबिटेशन हो चुकी, सो देयर आर चांसेस दैट इज डेंजरस। टॉलरेंस, फिजिकल डिपेंडेंसी टू अ ड्रग विच द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग इज इंक्रीजिंग। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो डिजायर्ड लेवल जो आपको मिलता था 5 ml से, अब उस डिजायरेशन को फुलफिल करने के लिए या उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ओके, जो लिमिट्स है यू नीड टू इंक्रीज द लिमिट। सपोज 5 ml पे जो इफेक्ट आपको आ रहा है, कुछ टाइम के बाद में 5 ml पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, मतलब नाउ द बॉडी हैज डेवलप टॉलरेंस। अब वो बॉडी आपके ड्रग को, वो जो ड्रग है उसको टॉलरेट कर पा रहा है, इसीलिए अब वो उसके अगेंस्ट जो उसके वजह से जो सिम्टम्स आने होते हैं वो सिम्टम्स आएंगे नहीं। ओके, तो डिजायर्ड लेवल अचीव करने के लिए आपको धीरे धीरे 7 पे जाना पड़ेगा, फिर 10 ml पे जाना पड़ेगा, फिर 15 ml पे जाना पड़ेगा, और एक लेवल के बाद में वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ओके, लीथल हो जाएगा, फेटल हो जाएगा। तो आपको तब ऐसा आपकी बॉडी टॉलरेंस डेवलप करेगा। पोटेंशिएशन, two or more substances interact in the body to produce an effect greater than sum of effect। कुछ कुछ की आदत होती है अल्कोहल एंड स्मोकिंग साथ में, so that is what two harmful substances that are having उसके वजह से क्या हो रहा है, देर इज अ मोर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। अल्कोहल भी हार्मफुल है, सिगरेट भी हार्मफुल है, बट दोनों एक साथ जा रही है तो क्या हो रहा है, दैट इज क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लिकेशन। और उनको अगर अल्कोहल या तो स्मोकिंग के साथ में अगर अल्कोहल नहीं लिया तो क्या होगा, उनको उसका इफेक्ट नहीं आएगा। सो दैट इज अबाउट पोटेंशिएशन। देन एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म में टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट द बॉडी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड लाइम, क्या है दोनों, ये काउंटर एक्ट करते एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर आपने लाइम एंड अल्कोहल दे दिया तो इम्पैक्ट नहीं आएगा अल्कोहल का, सो इट इज एंटागोनिज्म। ओके, सो पोटेंशिएशन मतलब कि स्टिमुलेट करना है रिस्पांस को, एंटागोनिज्म का मतलब उसको रिस्पांस को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो इट इज एंटागोनिज्म। विड्रॉल, withdrawal symptoms यानी characteristics, pattern and reaction and behavior that occur when the use of substance is abruptly stopped or amount taken significantly reduces. Withdrawal symptoms varies with the specific substance, the amount being used and the length of time the substance has been used and the individual taking the substance। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, there is a पैटर्न ऑफ बिहेवियर और रिएक्शन। अब अगर वो सब्सटेंस स्टॉप हो गया, एब्रप्टली स्टॉप, मतलब डेली अल्कोहल का इंटेक था एंड सडनली एक दिन अल्कोहल नहीं लिया, तो क्या होगा, देयर विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ रिएक्शंस, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन और देयर विल बी ऑल्टरेशन इन बिहेवियर। ठीक है, देखने मिलेगा पेशेंट को बिकॉज ऑफ सडनली स्टॉपिंग ऑफ, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग एवरी डे दे आर डूइंग एंड इफ फॉर अ रीजन उन लोगों ने अगर कम भी कर दिया है, ठीक है, स्टॉप तो नहीं, अगर कम भी कर दिया एकदम से, तो भी क्या होगा, उनको सिम्टम्स देखने मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉल स्टेट। और ये जो है विड्रॉल स्टेट दैट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, कितने टाइम से ले रहे हैं, उसके बाद में स्टॉप किया, सो उस अकॉर्डिंगली विड्रॉल सिम्टम्स की सीवियरिटी डिपेंड करती है। फिजिकल डिपेंडेंस, एन एडेप्टिव स्टेट दैट अकर्स एज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर। मतलब नाउ बिकॉज ऑफ दैट ड्रग एक्सपोजर an adaptive state, the body has adapted to it, okay, and now the body is, पहले क्या है कि अगर इतना ड्रग लिया तो हार्ट रेट बढ़ेंगे एंड और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी लगता है, लेकिन अब अगर 5 ml ड्रग जा रहा है तो 5 ml की वजह से ना हार्ट रेट बढ़ेगी, ना उसके जीआई में प्रॉब्लम होगा, ना ड्राई माउथ होगा, ना एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, कोई फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स देखने नहीं मिलेंगे। मतलब नाउ द बॉडी हैज टॉलरेटेड दैट ड्रग, नाउ द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग। ओके, या तो फिर ऐसे लेवल वो ड्रग लेने के बाद ही होंगे। सो दैट इंक्लूड्स फिजिकल डिपेंडेंस। And last is intoxication. Intoxication is a reversible substance specific syndrome caused by ingestion or exposure of that substance। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सिबल है कोई कोई कंडीशन के अंदर, कोई कोई कंडीशन के अंदर इरिवर्सिबल हो जाता है, बट ऐसी चीज जिसके वजह से एक्सेसिव ले लिया है and now the body is not able to digest it, now the body is not able to metabolize it, and that is called as intoxication। So फाइंडिंग्स क्या रहेंगे, नीडल मार्क्स ऑन लिम्स, यस, अगर सब्सटेंस अब्यूज नीडल से किया है, ठीक है, इंट्रावेनस ड्रग्स लिए हैं तो आपको मार्क्स दिखेंगे।
Addicted individuals may lead to wear long sleeve shirts even in warm weather to mask the needle pricks. ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने नीडल के मार्क्स को छुपाने के लिए दे विल वियर अ full sleeve shirts. Yawning, lacrimation, rhinorrhea, running nose, okay, and perspiration appear 10 to 15 hours. The last opioid injection, unrealistic high, pronounced depression. तो ये सारे symptoms जो है physical symptoms and psychological symptoms देखने मिलेंगे after taking drugs. Severe abdominal cramps if too much time has elapsed. Okay, sorry. Severe abdominal cramps if too much time has elapsed between injections. Yes, अगर एक डोज और दूसरे डोज के बीच में अगर ज्यादा टाइम हो गया, so there are chances के abdominal cramps देखने मिले. Physical examination may reveal underweight, malnourished individual with multiple dental caries. And why? Because poor hygiene रहेगा, क्योंकि वो लोग खुद के होश में ही नहीं है. Okay, they'll not at all eat because of the symptoms, because of the euphoria and all the physical symptoms if what they are experiencing. Accordingly, they'll not have their proper nourishment and they'll not have proper hygiene level. Job or academic failures, marital conflicts. Why? Because they are constantly वो लोग नशे के अंदर है. Okay, constantly they are abusing the drugs, constantly they are substance abusing, they are doing that. So because of that उनका जॉब है, काम पे नहीं जाएंगे वो लोग because of symptoms और because of constant addiction. ठीक है, उसके नशे में ही रहेंगे. Then marital problems भी रहेंगे. Poor reality test of personality changes, personality change भी होगा and they will not be able to face the reality. History of violent acting out with total disregard for human life or suffering. मतलब they will behave those actions which are harmful for a, which are life threatening in short. मतलब खुद के लिए या तो फिर दूसरों के लिए भी it is life threatening. Okay, दूसरे लोग सफर हो रहे हैं, खुद सफर हो रहे हैं, they'll not think about it and they'll perform violent vigorous actions. History of sterling to support habit, दूसरे लोगों को they support. Okay, हाँ ठीक है, करो करो. So all these things ऐसी आदत लगती है. So these are about some of the signs and symptoms. Nasal discharge with possible destruction of nasal septum if cocaine snorting has been practiced. मतलब if they are inhaling, ठीक है, नाक से अगर ले रहे हैं वो लोग, so nasal septum के अंदर there will be destruction because that is a foreign material that will create an inflammation and then injury भी हो सकता है. Inability to maintain activities of daily living and fulfill role obligation. Why? Because they are constantly under the impact of drugs. So they will not be able to carry out the activities of daily living. Episodes of blackouts वगैरह देखने मिलेगा, malnourished, weakness रहेगा. So they are not going to perform activities properly. Marked tolerance with a progressive need for higher closes to achieve desired effects. Yes, now they have to increase the impact of doses. ठीक है, ड्रग्स का लेवल अब बढ़ाना पड़ेगा. Why? Because बॉडी के अंदर टॉलरेंस आ गया है. Okay, and because of that they have to increase the level. Then marked let down with a progression to severe depression after cocaine use. Okay, they'll feel depressed. Okay, they'll cry, episodes of crying with sleeping, all these things will be seen. Hallucinations hoga, hypervigilance, paranoid ideation with cocaine use. Treatment. Drug overdosage may be treated with narcotic antagonists, for example, nalorphine, naloxone, etc. Nalorphine will increase respiratory depression if barbiturates have also been used. So naloxone is preferred when there is a doubt about substance abuse. Yes. Now अगर barbiturates use किया है और आपने nalorphine दे दिया है, तो पेशेंट को क्योर करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन डाल रहे हैं. ठीक है ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज फेटल, लाइफ थ्रेटनिंग. So instead of helping patient, what we are doing, we are harming the patient. So for that हमको अब सी ड्रग अब्यूज का पेशेंट आपके पास आया है तो आपको नहीं पता ना वो कौन सा ड्रग अब्यूज कर रहा है. ओके, सो फॉर अ सेफर साइड क्या करते हैं, नैलोक्सेन यूज करते हैं. यस, नैलोक्सेन इज यूज्ड.
These antagonists completely or partially reverse narcotic depression and may produce an acute withdrawal symptoms. ठीक है, ये withdrawal symptoms तुरंत ले आता है by blocking the euphoric and physiological effects of narcotic. मतलब narcotic की वजह से जो excessive happiness, grandiosity, ठीक है, ये सारी चीजें होती है and other physiological impacts जो देखने मिलते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, ये ड्रग से ब्लॉक कर देते हैं नैलोक्सिन से. ठीक है, इवन मॉर्फिन का एंटीडोट भी है नैलोक्सिन. ट्रीटमेंट फॉर विड्रॉल सिम्टम्स, तो क्या उसके विड्रॉल सिम्टम्स है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू treat the symptoms. Antidepressants drugs can be given to block the high from the stimulant abuse and diminish the craving of substances. Because of depression also some of the people are abusing or substance abuse karte hai wo log. So in order to remove that or prevent that, what you can do, you can go for antidepressant drugs. Then clonidine suppressors the narcotic withdrawal symptom and decreases adrenergic excess while opiate receptors return to normal level. So clonidine क्या कर रहा है, that is suppressing the narcotic withdrawal symptoms and decreases adrenergic excess when opioid receptors return to normal level. यानी opiate का जो elevation की वजह से symptoms आ रहे थे उसको ये वापस normal level पे पहुंचा रहा है. Clonidine should not be used in those addictive individuals who also abuses alcohol or those who have unstable psychiatric or cardiovascular problems, because this is going to further harm the patient. This will create further complications. So because of that, if the person is taking alcohol along with opium, ठीक है, ओपिएट्स एंड अल्कोहल ले रहा है, तो आपको क्लोनिडीन नहीं एडमिनिस्टर करनी है. Decreasing amount of tranquilizers are often administered to reduce psychological and physiological discomfort or withdrawal. High calorie, high protein, high vitamin diet because of poor eating habit. Why? Because they are constantly doing substance abuse. So because of that, उनका न्यूट्रिशन लेवल प्रॉपर नहीं लेगा, तो आपको सभी कुछ हाई देना है, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, ओके, हाई विटामिन बी, बिकॉज विटामिन बी थियामिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ सिंड्रोम. Then psychotherapy and family therapy and vocational counseling can be given to the patient. Schizophrenic disorder, from there we'll continue in the next lecture. Thank you so much.